हेलो। 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 हाँ भैया हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार जी। नमस्कार भैया। सभी को नमस्कार। भैया भैया, कौन है? हेलो भैया, मैं महेश बोल रहा हूँ। जी भैया बोलिए। हेलो। 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 हाँ। हाँ भैया, अभी मैं ये शिविर में ही आया हुआ था, इधर छोटी रायपुर। जी जी। हाँ, तो आज हमने जो है 6 दिन का शिविर कर लिया है, आज 7वां दिन है। और आज हमको थोड़ा सा पहले से जाने का था, तो आज जाएंगे। जी जी भैया। लेकिन इस शिविर में जो है मेरे को जो है काफी इंटरेस्टिंग ये चीज लगा कि मेरा पत्नी भी साथ में आया और बच्चे भी साथ में आए। और वो जी। साथ में नहीं आए, अब की बार जीवन के साथ में आए। शरीर रूप में तो कई शिविरों में साथ में गए थे, लेकिन ऐसा सुने उन्हें ज्यादा ढंग से नहीं। लेकिन इस बार पूरा और कम से कम जो है उनका बहुत अच्छा स्वीकृति बन रहा है कि भाई मेरे को तो ये जानना ही है। बहुत बढ़िया भैया। तो ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि रहा, और मेरे को ये ध्यान गया कि मैं अपना पत्नी बच्चों को सिखाने के चक्कर में अपना ही अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। तो मेरा अच्छे से ध्यान गया है कि भाई मुझे पहले अध्ययन करना है, वो भी अच्छे से। तो दोनों में जो है एक मतलब उपलब्धि के रूप में मैं ये शिविर को देखा इस बार, बहुत नए बढ़िया आयाम भैया। में। वैसे कई बार मैंने शिविर सुना, लेकिन मुझे इतना वो नहीं लगा। ये वाला थोड़ा मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हो गया, मतलब कि इस तरफ मेरा जो है ना अच्छे से थोड़ा सा ध्यान चला गया कि कहाँ से मतलब कहाँ कमी हो रही है। दूसरों को सिखाने के चक्कर में खुद का ही जो है छूट जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं नौकरी इधर में दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दुर्गापुर। कोल इंडिया में ऐसे हाँ मैनेजर में। हाँ। जी जी। आपका परिचय भैया, मैं आपको आवाज से पहचान नहीं पाया। भैया मेरा नाम बी आर अग्रवाल है। मैं कल गया भी था वहाँ। कल हमारी छोटी में एक मीटिंग थी, तो मैं 11 बजे से लेकर 3 बजे तक था वहीं। अच्छा 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 अच्छा। चलिए भैया। हाँ भैया, मैं तो ये इसको बहुत ही उपलब्धि के रूप में देख रहा हूँ, और अब कैसे देखते हैं ये। जी जी। सुबह तो दीदी, आप। अब शिविर शुरू करते हैं। हम लोग का अध्ययन चलता है भैया, संडे टू संडे। हाँ हाँ हर संडे को सवेरे 6:30 से लेके 8:15 8:30 तक हाँ 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 उसी का ग्रुप है। हाँ अभी हाँ हम हाँ। लोग जी नमस्ते भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है पियर भैया। हाँ, अब आई। जी जी अब आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अपन शुरू करते हैं, जी। है ना? आ, क्योंकि भैया। सुरेंद्र पाल जी तो वहां रहेंगे शिविर में, आज तो शायद नहीं जुड़ेंगे। अच्छा। जी जी। पता नहीं, अभी तक तो नहीं जुड़े हैं, शायद नहीं जुड़ते होंगे। नहीं जुड़ पाएंगे सर, उनका तो आज खत्म होगा ना, शिविर पूरा हाँ, होने आज वाला से है। जी। तो भैया मैं मुझे बताइए ना, पिछली संडे आप लोगों ने पढ़ा था तो कौन से पेज तक पढ़ लिए थे? 140 पेज का जो पहला पैराग्राफ है ना, व्यवस्था साकार होने के, वहां से पढ़ना है। जी। हाँ ठीक है भैया, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। हम लोग अनुभवात्मक अध्यात्मवाद के पेज नंबर 140 पीडीएफ में पहले पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। व्यवस्था साकार होने के उपरांत शासन की निरर्थकता समझ में आती है।
इसके फलस्वरूप छल बल सहित किए जाने वाले द्रोह विद्रोह शोषण और युद्ध निरर्थक हो जाता है। साथ ही मानवीयतापूर्ण विधि क्रम में समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में से के लिए कार्यक्रम प्रवृत्ति मानसिकता अवधारणा और अनुभव सर्वसुलभ होना व्यवस्था गति में समाहित रहता है। मानवीयतापूर्ण व्यवस्था गति बहुआयामी व्यक्ति अभिव्यक्ति और उसका मूल्यांकन क्रम में तृप्ति संतुष्टि और समीक्षा करने योग्य प्रणाली है। मानव अपने में से किए गए संपूर्ण अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशनों को व्यवहार में प्रमाणित करने के उपरांत उसका मूल्यांकन करना ही सफलता की स्वीकृति के रूप में होता है। जागृति परंपरा में किए गए संपूर्ण कार्य व्यवहारों का मूल्यांकन मानवीयतापूर्ण व्यवस्था के अंगभूत होने के कारण मूल्यांकन सदा समाधान सहज होना पाया गया है। मानव परंपरा में व्यवस्था सहज विधि से जीना ही जीने की कला को प्रमाणित कर पाता है। इस तथ्य को अच्छी तरह से देखा गया है। इसके साथ यह भी समीक्षित हुआ है कि व्यवस्था के पहले हम किसी भी प्रकार से जीने के जैसा नहीं दिखते हैं। ये सब जीने के लिए प्रयत्नशील हैं। जीना कम से कम 3 आयामों में स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होता है। तभी व्यवस्था में जीने का रस और सुख अपने आप मिलने लगता है। ऐसे 3 आयाम को न्याय सुलभता अर्थात न्याय प्रदायिता एवं पाने में सुलभता, उत्पादन सुलभता और विनिमय सुलभता पूर्वक ही हर परिवार व्यवस्था में जीता हुआ अनुभव करता है। ज्यादा से ज्यादा मानव मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में 5 आयामों में अपने भागीदारी को प्रमाणित करता है। उक्त तीनों के साथ शिक्षा संस्कार सुलभता और स्वास्थ्य संयम सुलभता है। इन्हीं व्यावहारिक आधारों के कारण मानव को जागृत और जागृतिपूर्ण स्थिति में देखा गया है। इन सबके लिए यह सबके लिए समीचीन है। इन्हीं 2 स्थितियों को क्रम से क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता का नाम दिया है। आचरण की विशालता में ही विशाल विशालतर विशालतम व्यवस्था में भागीदारी संपन्न होना सहज है। संपूर्ण प्रक्रिया का सफल स्वरूप समाधान और समृद्धि के रूप में मूल्यांकित होता है। अभय सहअस्तित्व मानवीयतापूर्ण आचरण का फलन है। इन तथ्यों को भली प्रकार से देखा गया है। इस प्रकार हर परिवार मानवीयतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में जीते हुए व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करना सहज है। सहजता का तात्पर्य जागृति पूर्वक प्रमाण सहज गति ही सहज होना। जागृति नित्य समीचीन रहता ही है। यह परंपरा जागृत होने के उपरांत ही सर्वसुलभ होता है। मानव अपेक्षा जीवन अपेक्षा ही सार्वभौम अपेक्षा है। यही जागृति और कैवल्य का प्रमाण है। जीवन ज्ञान सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान तथ्यों सहज विधिवत अध्ययन पूर्वक बोध होना देखा गया है। ऐसे बोध सहज तथ्यों को उद्घाटित करने के क्रम में लोकव्यापी करने के क्रम में प्रमाणित होते ही हैं। फलस्वरूप अनुभूत भी होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रमाण और अनुभव सहज रूप में ही संपन्न होता हुआ देखा गया है। यही कैवल्य और जागृति की महिमा है। जी भैया, यहाँ तक पढ़ते भैया। तो हम सब लोग जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का अध्ययन कर रहे हैं और लगभग पुस्तक कंप्लीट होने वाली है। आज पेज नंबर 140 के पहले पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। इसमें जागृति और कैवल्य का जो चैप्टर है उसके उसी का ये भाग है। यहाँ पे जो व्यवस्था का अर्थ है और शासन शासन को ही अभी व्यवस्था समझा गया है। जो प्रचलित भाषा में व्यवस्था मतलब शासन, जबकि जो ए नागराज जी जो व्यवस्था बोल रहे हैं वो स्वयं स्फूर्त व्यवस्था है। मतलब उसमें कोई व्यवस्था को बनाने वाला कोई अधिकारी या कोई तंत्र नहीं है। अभी तो क्या है, डिफरेंट स्टेजेस पे व्यवस्था को, मतलब जिसको व्यवस्था तथा कथित व्यवस्था बोल रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए जो शासन व्यवस्था है, तो शासन में कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त है जो जन सामान्य को
जो सिस्टम बना हुआ है, जो तौर तरीके बने हुए हैं, विधि बनी हुई है, उसके पालन के लिए बाध्य करते हैं। पालन नहीं करने पर उनको सजा देते हैं। इसको शासन व्यवस्था बोलते हैं। जबकि जो ये नागराज जी व्यवस्था जिसको बोल रहे हैं, उसमें मानव जो है परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में उसके लिए भागीदारी करेगा। इस तरह से पूरा समाज जो है अपने आप में व्यवस्थित होगा, पूरा संसार, पूरी धरती अपने आप में व्यवस्था में होगी। कोई व्यवस्था के लिए आपको मार्गदर्शन तो मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, लेकिन कोई तंत्र नहीं होगा जो आपको कंट्रोल करेगा या डंडे मारेगा या बंदूक चलाएगा। ऐसा कोई तंत्र जिसको शासन तंत्र बोलते हैं वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जिन लोगों को अगर कुछ डाउट है तो व्यवस्था और शासन का अर्थ जो है थोड़ा सा ठीक से समझ लें। तो व्यवस्था साकार होने के उपरांत शासन की निरर्थकता समझ में आती है। इसके फलस्वरूप छल बल सहित किए जाने वाले दो विद्रोह, शोषण और युद्ध निरर्थक हो जाते हैं। अभी जो भी शासन व्यवस्था है, हमको सबको मालूम है कि गलती से गलती को, अपराध को अपराध से और युद्ध को युद्ध से रोकने के लिए पूरी जो है विधि व्यवस्था, संविधान बने हुए हैं सभी देशों के। तो जब व्यवस्था साकार होती है तो ये सब जो है छल कपट, द्रोह विद्रोह, शोषण, युद्ध जो है ये सब निरर्थक हो जाते हैं। इनकी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही मानवतापूर्ण विधि क्रम में समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व में से के लिए कार्यक्रम प्रवृत्ति मानसिकता अवधारणा और अनुभव सर्वसुलभ होना व्यवस्था में गति समाहित रहता है। तो ये जो द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध निरर्थक हो जाता है, इसके स्थान पर मानवतापूर्ण विधि क्रम में सभी परिवार और सभी इंडिविजुअल, सभी लोग, सभी मानव मानवतापूर्ण विधि से जब जीते हैं तो समाधान समृद्धि सभय सहअस्तित्व में से के लिए सभी कार्यक्रम प्रवृत्ति मानसिकता अवधारणा और अनुभव सर्वसुलभ होना व्यवस्था गति में समाहित रहता है। तो व्यवस्था जो होती है उसमें जो है ये सब समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व पूर्वक सभी मानव के कार्यक्रम जो है, प्रवृत्ति और मानसिकता जो है अवधारणा और अनुभव पूर्वक सर्वसुलभ होना देखा जाता है। मानवतापूर्ण व्यवस्था गति बहुआयामी अभिव्यक्ति और उसका मूल्यांकन क्रम में तृप्ति संतुष्टि और समीक्षा करने योग्य प्रणाली है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो मानवतापूर्ण व्यवस्था है वो बहुआयामी है, मतलब मानव के जितने भी आयाम है उसमें सब में उसकी मानव की अभिव्यक्ति है, उसका मूल्यांकन है, मतलब उसका मूल्यांकन स्वयं भी करता है, दूसरे लोग भी करते हैं, और इस क्रम में तृप्ति संतुष्टि और समीक्षा करने योग्य प्रणाली है। मतलब इसमें उभय तृप्ति भी है, संतुष्टि भी है और समीक्षा भी है। अगर कुछ उसमें सुधार की शोध की आवश्यकता है तो उसकी समीक्षा करने योग्य, इस तरह से ये जो प्रणाली है मानवतापूर्ण व्यवस्था प्रणाली, ये उसका इस तरह से स्वरूप है। मानव अपने में से किए गए संपूर्ण अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशनों को व्यवहार में प्रमाणित करने के उपरांत उसका मूल्यांकन करना ही सफलता की स्वीकृति के रूप में होता है। तो इसी को आगे बोल रहे हैं कि मानव जो भी अपना जो अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन करता है जीते हुए, मतलब जो जिस प्रकार जीता है उसी प्रकार जो है वो संप्रेषणा अभिव्यक्ति प्रकाशन करता है और व्यवहार में प्रमाणित करता है, तो उसका जो मूल्यांकन करता है, अपने कार्य व्यवहारों का जो मूल्यांकन होता है उसका, वही सफलता की स्वीकृति के रूप में देखा जाता है। जागृत परंपरा में किए गए संपूर्ण कार्य व्यवहारों का मूल्यांकन मान्यतापूर्ण व्यवस्था के अंगभूत होने के कारण मूल्यांकन सदा समाधान सहज होना पाया गया है। तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का अर्थ समीक्षा नहीं है, समीक्षा अलग चीज है। यहाँ मूल्यांकन जो है मानवतापूर्ण व्यवस्था का एक भाग है। उस मूल्यांकन का अर्थ जो है ये है कि हम जो जिस तरह से जी रहे हैं या जो भी कार्य व्यवहार कर रहे हैं उसमें और क्या शोध की और क्या परिमार्जन की आवश्यकता है, इस क्रम में मूल्यांकन है।
तो मूल्यांकन जो है समाधान के अर्थ में है। अभी जो समीक्षा होती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के क्रम में समीक्षा होती है, जिसको बोलचाल की भाषा में मूल्यांकन भी बोल देते हैं। जैसे परीक्षा में भी मूल्यांकन बोलते हैं, पर क्या होता है, किसी को फेल और किसी को पास करने के अर्थ में होता है। पर यहाँ पे जो मूल्यांकन है, समाधान सहज होना पाया जाता है। समाधान के अर्थ में समाधान को फोकस में रखते हुए मूल्यांकन होता है। मानव परंपरा में व्यवस्था सहज विधि से जीना ही जीने की कला को प्रमाणित कर पाता है। इस तथ्य को अच्छी तरह से देखा गया है। इसके साथ यह भी समीक्षित हुआ कि व्यवस्था के पहले, मतलब व्यवस्था के पहले हम जिस भी विधि से जी रहे हैं वो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के के अनुरूप जीने के लिए प्रयत्नशील हैं। मतलब अभी जो, जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो हम जो है व्यवस्था पूर्वक जी नहीं रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में जीने के लिए हमारा जो अनुभव, हमारा जो अध्ययन है और प्रयास है, वो प्रयत्नशील हैं हम। फिर आगे है जीना जो है, जो स्वयं स्फूर्त मानवतापूर्ण जीना और प्रमाणित करने के क्रम में मानव कम से कम 3 आयामों में जीता है। हमको जीने के, परस्परता में जीने के 5 आयाम पता है। न्याय सुरक्षा, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता, स्वास्थ्य संयम और शिक्षा संस्कार। तो इसमें जो है, जो व्यवस्था में जीने का जो वो है, मतलब जो मूल्यांकन है या व्यवस्था में जीने का जो प्रमाण है, उसमें कम से कम हर व्यक्ति या हर परिवार 3 आयाम में जीता हुआ है। न्याय सुलभता मतलब न्याय प्रदाय करने की क्षमता, और न्याय किसी को दिलाने की क्षमता है ना, न्यायपूर्वक जीते हुए न्याय प्रदाय करने की क्षमता। उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता, मतलब हर परिवार कम से कम इतना करेगा ही जो व्यवस्था में जी रहा है, न्यायपूर्वक जिएगा, न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगा, उत्पादन करेगा और विनिमय करेगा। ये मिनिमम करेगा ही करेगा। ज्यादा से ज्यादा मानव मानवतापूर्ण जीते हुए 5 आयामों में जिएगा। तो 2 आयाम जो है, शिक्षा संस्कार और स्वास्थ्य संयम जो है, इनको मिला लेंगे तो 5 आयाम है। तो कुछ लोग इन में 3 आयाम में जिएंगे, कुछ 4 में जिएंगे, कुछ 5 में जिएंगे, है ना। तो इस प्रकार ये 5 आयाम है। इन्हीं व्यवहारिक आधारों के कारण मानव को जागृत और जागृतिपूर्ण स्थितियों में देखा गया है। तो जो जागृत पूर्ण मानव है वो 5 आयाम में जिएंगे, और जो जागृत मानव है वो मिनिमम 3 आयाम में जिएंगे। ये सबके लिए समीचीन है। सबके लिए समीचीन है मतलब सबके लिए उपलब्ध है, सब जी सकते हैं। इन्हीं 2 स्थिति को क्रम से क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता का नाम दिया है। आचरण की विशालता में ही विशाल, विशालतर और विशालतम व्यवस्था में भागीदारी संपन्न होना सहज है। तो जैसे जैसे हमारा आचरण, मतलब हमारे जीने के जो आयाम है, विशाल, विशालतर, विशालतम होते जाते हैं, वैसे ही व्यवस्था में भागीदारी जो है हमारी बढ़ती जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया का सफल स्वरूप समाधान और समृद्धि के रूप में मूल्यांकन होता है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है व्यवस्था में जीने की, उसमें उसका जो सफल स्वरूप है, जो मिनिमम स्वरूप है, वो समाधान समृद्धि के रूप में मूल्यांकित होता है। हर परिवार समृद्धि पूर्वक जीता है, हर मानव समाधान पूर्वक जीता है। अभय सहअस्तित्व मानवतापूर्ण आचरण का फलन है। तो जब सब मानव समाधान समृद्धि पूर्वक जिएंगे तो अभय जो है उसका अपने आप उसका फलन होगा कि किसी भी मानव को, किसी भी मानव में अमानवीयता का जो भय है वो खत्म हो जाएगा। इस प्रकार पूरा मानव समाज अभय हो जाएगा। और सहअस्तित्व जो है, चारों अवस्थाओं में जो परस्पर पूरकता और व्यवस्था है और संतुलन है प्रकृति के साथ में, वो भी अपने आप घटित होगा, क्योंकि मानव समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए, अभय पूर्वक जीते हुए कोई भी प्रकृति का शोषण नहीं करेगा, प्रकृति का दोहन नहीं करेगा, तो प्रकृति भी अपने आप में संतुलित रहेगी। इस तरह से अभय और सहअस्तित्व जो है मानवतापूर्ण आचरण का फलन है।
इन तथ्यों को भली प्रकार से देखा गया है। इस प्रकार हर परिवार मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार पूर्वक स्वायत्त मानव और परिवार मानव के रूप में जीते हुए व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करना सहज है। तो मानवतापूर्ण शिक्षा संस्कार से जब हर मानव स्वायत्त हो जाएगा, स्वायत्त होना माने बोध संपन्न हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, स्वतंत्र हो जाना माने जागृत हो जाना। तो जागृति पूर्वक परिवार मानव के रूप में जीते हुए व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण प्रस्तुत करना सहज है। मतलब हर मानव को अपने आप है, मतलब उसका जागृति का ये फलन है। सहजता का तात्पर्य जागृति पूर्वक प्रमाण सहज गति ही सहज होना। तो यहाँ सहजता का जो मतलब है, जागृति पूर्वक मानो जो है प्रमाण सहज गति में होना, मतलब वो प्रमाण को मतलब जो जागृति का प्रमाण है, मतलब मानवतापूर्ण आचरण का प्रमाण जो है, उसके आचरण में सहज ही गतिवान, मतलब स्थिति में वो जागृत है और गति में मानवतापूर्ण आचरण का प्रमाण उसमें अपने आप है। कोई आदमी समाधानित है, जागृत है, तो हमको कैसा पता चलेगा, मतलब एक सबको समाज में कैसा पता चलेगा कि उस आदमी का आचरण जो है मानवतापूर्ण आचरण होगा। उसी को प्रमाण बोल रहे हैं, उसी को सहज गति बोल रहे हैं। जागृति नित्य समीचीन रहता ही है। यह परंपरा जागृत होने के उपरांत ही सर्वसुलभ होता है। तो ये जो ऊपर जो सब बताया, ये परंपरा को जागृत होने के उपरांत ही सर्वसुलभ होता है। मतलब परंपरा जागृत होगी तभी सबको सर्वसुलभ होगा। तो अभी जो जो भी अध्ययन कर रहे हैं, शिविर ले रहे हैं, शिविर करवा रहे हैं, वो सब जो है इसी को परंपरा में सबको उपलब्ध कराने के लिए, सर्वसुलभ कराने के लिए, जो एक मानव की सहज ही उपकार प्रवृत्ति होती है, उसके तहत ही जो है बहुत से लोग भाई बहन प्रयास कर रहे हैं। मानव अपेक्षा जीवन अपेक्षा ही सार्वभौम अपेक्षा है, यही जागृति और कैवल्य का प्रमाण है। तो मानव अपेक्षा और जीवन अपेक्षा जो सार्वभौम अपेक्षा है, सबकी अपेक्षा है, उसको उपलब्ध हो जाना, यही जागृति और कैवल्य का प्रमाण। जीवन ज्ञान, सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, तथ्यों सहज विधिवत अध्ययन पूर्वक बोध होना देखा गया है। तो विधिवत अध्ययन पूर्वक जो है हर मानव में जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण और सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, इसका बोध होना सहज ही देखा गया है। जैसे अभी हम बोलें कि हमको भास आभास हो रहा है, तो किसी दिन साक्षात्कार भी होगा, किसी दिन बोध भी होगा। फिर ऐसे जो बोध और साक्षात्कार होता है, उसको लोक व्यापीकरण क्रम में, मतलब लोक व्यापीकरण कैसे होगा, हम संप्रेषित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, प्रमाणित करने के अर्थ में जिएंगे, तो ये जो है लोक व्यापीकरण हुआ। फलस्वरूप जो है अनुभूत होते हैं, तो इसको लोक व्यापीकरण करने के अर्थ में अनुभव संपन्न होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रमाण और अनुभव सहज रूप में ही संपन्न होता हुआ देखा गया है। इस प्रकार जो है ये जो बोध हुआ, इसका नित्य प्रमाण और अनुभव सहज रूप में संपन्न होता हुआ देखा गया है। यही कैवल्य और जागृति की महिमा है। जी दीदी। जी भैया। अस्तित्व सदा सदा वर्तमानित है ही, व्यक्त भी है। अस्तित्व में अव्यक्त नाम की वस्तु अथवा नाम से इंगित वस्तु नहीं है। अस्तित्व निरंतर परम सत्य होने के कारण रहस्य भी नहीं है। अस्तित्व नित्य वर्तमान होने के कारण समझने वाले मानव में से के लिए अति सहज है, जटिल नहीं है। अतएव अस्तित्व में अविभाज्य रूपी मानव ज्ञान अवस्था में होने के कारण इस अवस्था में से के लिए सार्थकता को प्रमाणित करने में समर्थ भी है। इन सभी कारणों से अनुभव मूलक विधि से जागृति और कैवल्य को प्रमाणित कर सकता है। मानव परंपरा इसका धारक वाहक भी हो सकता है। यही ज्ञानावस्था का सार्थकता है। मानव ही जीवन मूलक व्यवस्था है।
ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले मानव अपने में मौलिक अभिव्यक्ति होना सर्वस्वीकृत है। इस मौलिकता के मूल में शरीर रचना के आधार पर पहचानने के लिए कोशिश किया, यह नस्ल के ढांचे खांचे में पहचानने में आता रहा। इसी के साथ शरीर रचना के साथ रंग में भी विभिन्नता होना देखा गया। इन्हीं मुद्दे पर सर्वाधिक समय मानव अपने को मनमानी सोच में लगाया। इसी क्रम में मानव मानव के साथ जैसा भी पाशविकताएं बरती गई हैं, वह सर्वविदित है ही। यह आरंभिक काल में ही, अर्थात इस धरती पर मानव के अवतरण होने के थोड़े समय के उपरांत ही घटित घटनाओं के आधार पर समझ आता है। इसके पश्चात भी बहु कारणों से समुदायों को अलग अलग श्रेष्ठ नेष्ठ बताने के लिए प्रयास किया गया, वाङ्मय बनाए गए और उनके आधार पर आचार संहिता बनाई गई। अभी तक यही निष्कर्ष निकला है कि सार्वभौम रूप में मानव को पहचानने की विधि स्थापित नहीं हुआ, जबकि सुदूर विगित से ही यह प्रयास जारी रहा है। जैसा जैसा मानव अधिकाधिक आयामों में अपने को सार्थक बनाने जाता रहा, उसके सम्मुख उतना ही अधिक जटिलताएं आता रहा। इन सभी कुंठा प्रताड़नाओं को झेलता हुआ मानव लुके छुपे विधियों से अपने में अच्छाइयों का को पालने का भी बहुत सारा प्रयत्न करता रहा। ये सब करने के उपरांत भी अच्छाइयों का तिथि बिंदु कहीं मिल नहीं पाया। इन्हीं सब विरोधाभासी घटनाक्रम में मानव अपने को पहचानने की अभिक्षा को बरकरार रखा। यही मुख्य रूप से परंपरा का देन है। इसी क्रम में पहले कहे गए चारों विभूतियों से गुजर रहे हैं। इन्हीं में उतरता चढ़ता रहा विभिन्न समुदायगत मानव दृष्टव्य है। प्रधान उलझन यही है, मानव शरीर मूलक व्यवस्था है या जीवन मूलक व्यवस्था है। यदि जीवन मूलक व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में जीवन क्या है, कैसा है, क्यों है, इन्हीं प्रश्नों से बोझिल होता है। इसका उत्तर भौतिकवादी, अधिभौतिकवादी व अध्यात्मवादी विधि से व अधिदैवीवादी विधि से अध्ययन प्रक्रिया सहित कोई तथ्य कल्पना प्रस्तुत नहीं कर पाए। विचार तो काफी दूर रहा। इसका उत्तर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से प्राप्त किया जाना सहज सुलभ है। यह रहस्यों और अनिश्चितताओं से मुक्त विधि है और क्रम पूर्वक हृदयंगम होता है। इसी बिंदु पर सुस्पष्टता के लिए विभिन्न स्थलियों में आवश्यकता अनुसार अवगाहन योग्य तथ्यों को प्रस्तुत किया। अस्तित्व सर्व मानव को स्वीकृत होने के रूप में अनेकानेक ग्रह गोल ब्रह्मांड, यह धरती, धरती में पानी, समुद्र, नदी, नाला, हवा, वन, खनिज, जीव, जानवर, कीट पतंग, पशु पक्षी का होना आबाल वृद्ध पर्यंत हर व्यक्ति को समझ में आता है। इस धरती पर स्वयं के सदृश बहुत सारे लोग का होना भी स्वीकार होता है। इस परिशीलन से मानव सहित अस्तित्व सहज वर्तमान स्वीकार्य होता है। इससे आगे का मुद्दा मानव ही अस्तित्व का दृष्टा अर्थात देखने वाला समझने वाला इकाई है। उक्त तथ्य आदिकालीन मानव के सम्मुख भी यथावत बना ही रहा। इन सबको बनाने वाला कोई और है, ऐसा मानने वाले बनाने वाले को खोजने, बांधने और मनाने के कार्य में लग गए। इस मुद्दे पर धरती के सभी प्रकार के समुदाय फंसे ही हैं। इस धरती में स्थित ये सभी परस्परताओं में पूरक और विकास क्रम में काम करते रहते हैं। इसे दूसरे भाषा में यह कहना बनता है, नियंत्रित नियमित विधि से काम करते रहे। विकास के आधार पर हर वस्तु अपने अपने पद प्रतिष्ठा में रहता ही है। ऐसे निरंतर रहने वाले मूल वस्तुएं मूलतः एक एक के रूप में अनंत वस्तुएं और व्यापक वस्तु में होना सबको समझ में आता है। इसी मूल तथ्य से वंचित होने से ही बनाने वाले को खोजने गए। रचना विरचना क्रम में रासायनिक भौतिक वस्तुएं हैं। इन्हीं वस्तुओं को कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए मानव कुछ रचनाओं को बना लिया है, कुछ रचनाओं को बना सकता है। मानव जो कुछ रचनाओं को साकार करता है, उसका विरचना होता ही है, चाहे प्राकृतिक रूप में हो, चाहे मानवकृत रूप में हो, अथवा जीवकृत रूप में हो। इनसे किए गया सभी रचनाएं विरचित होते हुए देखा गया है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते का रचना विरचना, पक्षियों के घोंसले का रचना विरचना, दीमकों से बनी बाम्बियों का रचना विरचना, मानव के द्वारा बनाई गई झोपड़ी, महल, सेतु, महासेतु, सड़क, यंत्र, उपकरणों का रचना विरचना होने का तथ्य को आप हम देखते ही रहते हैं। यह ध्यान में लाने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये दोनों क्रिया
के लिए मानव अस्तित्व सहज रूप में पर्याप्त रहना देखा जाता है। इस धरती के बाहर जो भी कुछ भी वस्तुएं हैं, रचना विरचना क्रम में ही सदा सदा, तरल तरल के लिए, विरल विरल के लिए, ठोस ठोस के साथ सहअस्तित्व सहज नियम के आधार पर वर्तमानित रहता है। अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है। यहाँ तक रुकूं भैया? जी, ठीक है। जी जी। अस्तित्व सदा सदा वर्तमान है भी, व्यक्त भी है। अस्तित्व में अव्यक्त नाम की वस्तु अथवा नाम से इंगित वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमको जब भी इसका अस्तित्व ज्ञान होगा, अस्तित्व का दर्शन ज्ञान होगा, तब ये चीज हमको समझ में आएगी कि वर्तमान अस्तित्व सदा सदा वर्तमान है। मतलब अस्तित्व में न तो कुछ घटता है, न बढ़ता है, न अस्तित्व में कुछ खत्म होता है ना। जो भी है भौतिक रासायनिक वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, पर अस्तित्व में कोई कमी या ज्यादा नहीं होता, और वो हमेशा वर्तमान रहता है। अस्तित्व निरंतर परम सत्य होने के कारण रहस्य भी नहीं है, और अस्तित्व निरंतर है इसके कारण जो है परम सत्य है, इसके कारण कोई रहस्य भी नहीं है। मतलब अस्तित्व अपने आप में ओपन है, इसको अध्ययन पूर्वक समझा जा सकता है। अस्तित्व नित्य वर्तमान होने के कारण समझने वाले मानव में से के लिए अति सहज है, जटिल नहीं है। तो अस्तित्व को मानव के लिए समझना कोई जटिल नहीं है, बिल्कुल सहज है। अतएव अस्तित्व में अविभाज्य रूपी मानव ज्ञानावस्था में होने के कारण इस अवस्था में से के लिए सार्थकता को प्रमाणित करने में समर्थ भी है। तो अस्तित्व का एक अंश जो है मानव भी है, और मानव अपने ज्ञानावस्था को सार्थकता को प्रमाणित करने में समर्थ भी है। मतलब अपनी जो ज्ञानावस्था रूपी जो उसकी अवस्था है, उसकी सार्थकता को प्रमाणित करना के अर्थ में समर्थ भी है। इन सभी कारणों से अनुभव मूलक विधि से जागृति और केवल को प्रमाणित कर सकता है। मानव परंपरा इसका धारक वाहक भी हो सकता है। यही ज्ञानावस्था का सार्थक। तो ज्ञानावस्था की सार्थकता जागृति है, और जागृति पूर्वक जो है धरती पर मानव परंपरा जो है स्थापित हो जाए, मानव उसका धारक वाहक हो, यही ज्ञानावस्था रूपी मानव की सार्थकता है। मानव ही जीवन मूलक व्यवस्था है। तो मानव जो है जीवन मूलक व्यवस्था है, शरीर मूलक व्यवस्था नहीं है। इसको जो है आगे इस सब टाइटल में नागराज जी ने समझाया है कि ज्ञानावस्था में पाए जाने वाले मानव अपने में मौलिक अभिव्यक्ति होना सर्व स्वीकृत है। मतलब जो ज्ञानावस्था है अपने आप में मौलिक है, मतलब बाकी जो अवस्थाएं हैं उनसे अलग भी है। मौलिक होने का मतलब है कि एक विशेष प्रकार की एक अभिव्यक्ति है या इकाई है। इस मौलिकता मूल में शरीर रचना के आधार पर पहचानने के लिए कोशिश किया गया। तो ये इतिहास, अभी तक का जो इतिहास है मानव का, कि मानव मानव को एक दूसरे मानव को परस्पर मानव को अलग अलग तरीके से नस्ल के रूप में, मतलब शरीर शरीर के आधार पर पहचाने, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, है ना। फिर वो भौगोलिक स्थिति के अनुसार जहाँ मानव रहता है उसके आधार पर पहचाने। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर के आधार पे मानव परस्पर एक दूसरे को पहचानने का प्रयास अभी तक करता रहा। इस क्रम में मानव मानव के साथ जो है, जो समर्थ थे, जो सबल थे, जो वो थे, वो दूसरे मानव के साथ पाशविकता पूर्वक भी पेश आए हैं। मतलब मानव के ऊपर अत्याचार करना, उनको जानवरों की तरह उनका उपयोग करना, ये सब भी मतलब इतिहास में हम पढ़े ही हैं। इसके पश्चात जो है ये, मतलब ये जो पाषाण युग और जो कबीला युग है, उसके बाद जो है मानव धीरे धीरे अपने मतलब उस क्रम में अलग अलग समुदायों के रूप में
बट गए और अलग अलग समुदायों का अपना वाङ्मय बना लिए, आचार संहिता बना लिए, है ना। और उसके आधार पे भी सार्वभौम रूप में मानव की पहचानने की विधि अभी तक स्थापित नहीं हो पाई। मतलब जितने धार्मिक और सामुदायिक जो भी ग्रंथ हैं, आचार संहिताएं हैं और जो उपदेश हैं, उसमें सार्वभौम रूप में कि मानव जो है, सभी मानव एक जैसे हैं, सभी मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है, सभी की अपेक्षाएं एक हैं, है ना, सभी एक जैसा चाहते हैं। इस तरह से इसको कोई भी ग्रंथ प्रतिपादित नहीं कर पाया या समझा नहीं पाया, अध्ययनगम नहीं करा पाया। जैसा जैसा मानव अधिकाधिक आयामों में अपने को सार्थक बनाते जाता रहा, सम्मुख उतना ही अधिक जटिलताएं आता रहा। मतलब मानव अपने आप को सार्थक बनाने के क्रम में जो भी प्रयास किया होगा, उसमें और जटिलताएं आई। इन सभी कुंठा प्रताड़नाओं को झेलता हुआ मानव लुके छुपे विधियों से अपने में अच्छाइयों को पालने का भी बहुत सारा प्रयत्न करता रहा। मतलब जो भी परंपरागत, जो उनके समुदाय का, उनके संप्रदाय का जो भी विधि रहा होगा, उसके बाद भी उसी में से कुछ लोग जो है, बहुत से लोग अपने आप में अच्छाइयों को पालने का बहुत सारा प्रयत्न करते रहे। क्योंकि ये हमको दिखता भी है कि कोई भी समुदाय के सारे लोग एक जैसे नहीं है। मतलब उनमें जो अमानवीय प्रवृत्ति है, सब में नहीं है, कुछ में है, कुछ में नहीं है। ये सब करने के उपरांत भी अच्छाइयों का तृप्ति बिंदु कहीं नहीं मिल पाया। इन्हीं सब विरोधाभासी घटनाक्रम में मानव अपने को पहचानने की अभिप्सा को बरकरार रखा। यही मुख्य रूप में परंपरा का देन है। तो जो ये परंपराएं हैं, उनका देन जो है, जो भी हो, लेकिन मानव अपने आप में पहचानने की जो अभिप्सा है, जो आकांक्षा है, उसको मानव बरकरार रखा। इसी क्रम में पहले किए गए चारों विभूतियों से गुजरे रहे। इन्हीं में उतरता चढ़ता रहा विभिन्न समुदायगत मानव द्रष्टव्य है। तो जो भी ऊपर जो समुदायगत, जो उसमें मानव जीता रहा, पर अपने में वो अपने आप को पहचानने की अभिप्सा को जिंदा रखा, बरकरार रखा। और इसी जो अभिप्सा के कारण ही है जो लोगों ने साधनाएं की, लोग जो है मानव को, मतलब स्वयं को पहचानने के क्रम में ही लोगों ने कठोर साधनाएं भी की हैं। हमको ये पता भी है इतिहास में। प्रधान उलझन यही है, मानव शरीर मूलक व्यवस्था है या जीवन मूलक व्यवस्था है। यदि जीवन मूलक व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में जीवन क्या है, कैसा है, क्यों है, इन्हीं प्रश्नों से बोझिल होता है। इस प्रकार ये जो प्रश्न है कि कुछ लोग बोले मानव शरीर मूलक व्यवस्था है, कुछ बोले जीवन मूलक व्यवस्था है। तो जीवन मूलक व्यवस्था में जीवन क्या है, कैसा है, क्यों है, इन प्रश्नों से बोझिल होता रहा। और इसका उत्तर जो है भौतिकवादी, अध्यात्मवादी और अधिदेवीवादी जो अध्ययन प्रक्रियाएं हैं या जो ग्रंथ हैं, उनसे इसका उत्तर नहीं मिल पाया। इसका उत्तर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन से प्राप्त किया जाना सुलभ है। तो इसको नागराज जी बोल रहे हैं कि जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो है मध्यस्थ दर्शन के रूप में जो प्रस्तुत किया है ए नागराज जी ने, उसमें जो है जीवन क्या है, जीवन कैसा है, जीवन क्यों है, इन सब प्रश्नों के उत्तर सहज रूप में प्राप्त होते हैं। इन रहस्यों और अनिश्चितताओं से मुक्ति विधि है और क्रम पूर्वक हृदयंगम होता है। इसी बिंदु पर सुस्पष्टता के लिए विभिन्न स्थलियों में आवश्यकता अनुसार अवगाहन योग्य तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। अस्तित्व सर्वमानव को स्वीकृत होने के रूप में अनेकानेक ग्रह, गोल ब्रह्मांड, यह धरती, धरती में पानी, समुद्र, नदी, नाला, हवा, वन, खनिज, जीव, जानवर, कीट, पतंग, पशु, पक्षी का होना आबाल वृद्ध पर्यंत हर व्यक्ति को समझ में आता है। तो ये अस्तित्व सर्वमानव को स्वीकृत होने के रूप में, मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे धरती, ग्रह, गोल, नक्षत्र और धरती पे जो सारी चीजें हैं, ये सब हमको दिखाई दे रही हैं। तो इनका अस्तित्व जो है हर मानव को स्वीकृत होता ही है। इस धरती पर स्वयं के सदृश से बहुत सारे लोगों का होना भी स्वीकार होता है। इस परिशीलन से मानव सहित अस्तित्व सहज वर्तमान स्वीकार होता है। इस प्रकार जो है, इस जो
पूरे परिशीलन से या इस जो हमको दृश्य दिखता है, इससे मानव सहित अस्तित्व सहज वर्तमान होना स्वीकार होता है। मतलब इस सब स्वीकार होता है कि ये सब चीजें वर्तमान है। इससे आगे का मुद्दा मानव ही अस्तित्व का दृष्टा अर्थात देखने समझने वाला इकाई है। तो मानव ही जो है अस्तित्व को देखने और समझने वाला इकाई है। उक्त तथ्य आदिकालीन मानव के सम्मुख भी यथावत बना ही रहा। इन सबको बनाने वाला कोई और है, ऐसा मानने वाले, बनाने वाले खोजने मानने कार्य में लगे रहे। तो आदिकालीन मानव के सम्मुख भी जो है ये सब तथ्य जो है बने हुए थे। उसके बाद भी इन सबको बनाने वाला कोई है, ऐसा मानने वाले जो है बनाने वाले को खोजने और जानने मानने में लगे रहे। मतलब जो है मानव पूरे अस्तित्व को किसी ने बनाया है। जो अवधारणा है, ईश्वर नाम की कोई चीज है, उसने इनको सबको बनाया है, तो उसको मनाने में और खोजने में लगे रहे। इस मुद्दे पर धरती के सभी प्रकार के समुदाय फंसे ही हैं, जबकि धरती में स्थित ये सभी परस्परताओं में पूरक और विकास क्रम में काम करते रहते हैं। मतलब ये सभी समुदाय इसमें इस तरह के इसमें फंसे हैं। उसके बाद भी सभी परस्परताओं में, मतलब आपस में परस्परताओं में बहुत से मुद्दे पे पूरक और विकास क्रम में काम करते भी रहे हैं। इसे दूसरे भाषा में यह कहना बनता है कि नियंत्रित नियमित विधि से काम करते रहे। विकास के आधार पर हर वस्तु अपने अपने पद प्रतिष्ठा में रहता ही है। ऐसे निरंतर रहने वाले वस्तु मूलतः एक एक के रूप में अनंत वस्तुएं और व्यापक वस्तु में होना सबको समझ में आता ही है। तो विकास के आधार पर, मतलब किसी भी ग्रह गोल में विकास के आधार पर, जैसे धरती है, विकसित धरती है, तो इस धरती में हर वस्तु, मतलब हर इकाई जो है अपने पद प्रतिष्ठा के साथ है ही है। और ऐसे निरंतर रहने वाली वस्तु, मतलब हम पढ़ेंगे कि अस्तित्व में दो तरह की वस्तु हैं। एक इकाइयां हैं, वो भी निरंतर है, और जो व्यापक है वो नित्य वर्तमान है। तो जो इकाइयां हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, परंतु वो अस्तित्व में हमेशा वर्तमान रहते हैं। इस मूल तथ्य से वंचित होने से ही बनाने वाले को खोजने गए। तो व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु हमेशा वर्तमान है, इस तथ्य को समझ नहीं पाए, इसलिए इस पूरे अस्तित्व को बनाने वाले को खोजने में आदमी लगा रहा। रचना विरचना क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। इन्हीं वस्तुओं को अपने कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्र का प्रयोग करते हुए मानो कुछ रचनाओं को बना लिया, कुछ रचनाओं को बना सकता है। तो मानव जो है, जो भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, उनसे बहुत सी चीजों को बना लिया, जो मानव के सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में उनका उपयोग भी किया। और जो भी रचनाएं मानव के द्वारा बनी, उनकी विरचना भी होती है, ये भी हमको पता ही है, ये भी समझ में आता ही है कि एक घर बनाते हैं तो कुछ सालों बाद, 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद जो है वो घर विरचित हो जाता है। तो यहाँ पे नागराज जी बोल रहे हैं कि चाहे वो प्राकृतिक रूप में बनी चीजें हों, चाहे मानव ने बनाई हों या पशु पक्षियों ने बनाई हों, वो सब चीजें एक न एक दिन विरचित होती हुई दिखाई देती हैं हमको। इस तरह से रचना जो भी की गई है उस वो विरचित होती हुई दिखाई देती है। यह ध्यान में लाने की आवश्यकता है, निर्णय लेने की आवश्यकता है। ये दोनों क्रिया के लिए मानव अस्तित्व सहज रूप में पर्याप्त रहना देखा जाता है। तो मानव जो है, ये दो रचना विरचना के लिए अस्तित्व में सहज रूप में पर्याप्त रहना देखा जाता है। मतलब रचना विरचना को समझने के लिए, देखने के लिए मानव जो है अस्तित्व में रहता ही है। इस धरती के बाहर जो कुछ भी वस्तुएं हैं, रचना विरचना क्रम में ही सदा सदा तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ, ठोस ठोस के साथ अस्तित्व सहज नियम के आधार पर वर्तमानित रहता है। तो इस धरती के बाहर भी, मतलब एक तो इस धरती पे हो गया कि मानो इस धरती पे जो भी रचना विरचना हो रही है उसका दृष्टा है, उसको देख रहा है। इस धरती के बाहर भी जो कुछ भी वस्तुएं हैं या रचना विरचना है क्रम में,
रचना विरचना क्रम में सदा किसी भी ग्रह गोल में हो, सदा ही तरल तरल के साथ, ठोस ठोस के साथ और विरल विरल के साथ सहअस्तित्व में वर्तमान रहते ही हैं। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। तो अस्तित्व में रचना विरचनाएं होती हैं, पर अस्तित्व में घटना बढ़ना नहीं होता है। कुल जो एज ए होल जो अस्तित्व है, जितना है उतना ही बना रहता है। जी दीदी। जी भैया। अस्तित्व सदा सदा होने के वैभववश ही अस्तित्व नाम है। इसमें सहअस्तित्व विधि से संतुलन, नियंत्रण, संरक्षण, परिणाम, विकास, जागृति जैसी अभिव्यक्तियां सदा सदा रहता ही है। ऐसा कोई क्रियाकलाप को हम प्रस्तुत या कल्पना नहीं कर सकते जो अस्तित्व में नहीं है। अब रहा इस ग्रह गोल में या उस ग्रह गोल में ना हो, यही स्थितियों के आधार पर किसी भाव की अपेक्षा में ही अभाव का कल्पना हो पाता है। हर अभाव देश काल ही है। इस आधार पर कोई नया पुराने की बात नहीं हो पाती। नया पुराना के स्थान पर नित्य वर्तमानता का भाव समीचीन रहता है। संपूर्ण भावों का स्वरूप ही अस्तित्व है। दूसरे विधि से ऐसे स्वरूप को अस्तित्व नाम दिया गया। मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में होने के कारण अस्तित्व को देखने समझाने योग्य है। अभी तक जो कुछ भी अध्ययन के नाम से की गई अथवा अध्ययन पूर्वक हाथ लगा है, वह सब सह अस्तित्व में ही हुआ। हर अध्ययन का कसौटी यही है, पूरकता, विकास, जागृति, उदात्तीकरण, प्रक्रिया प्रणाली अनुरूप रहने से इसके विपरीत कुछ भी किया जाता है। सर्वाधिक मानव ही परेशान होने से शुरुआत होता है। अनुरूप रहने से इसके विपरीत कुछ भी किया जाता है, सर्वाधिक मानव ही परेशान होने से शुरुआत होता है। जैसा युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह क्रियाकलाप के लिए किया गया सभी प्रकार का प्रयास। इस क्रियाकलाप के लिए जितना भी सोचा गया है, मानव दुखी पीड़ित होकर सोचा है। पीड़ाओं का उपचार उत्पीड़न विधि को अपनाने से युद्ध कर्म, युद्धाभ्यास, युद्ध कौशल, युद्ध तकनीक की सामग्रियां बनते आया। आज की स्थिति में युद्ध और शोषण के लिए सर्वाधिक जनधन लगा हुआ है। इसके लिए द्रोह, विद्रोह, शोषण अति आवश्यक हुआ। इसलिए धरती की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं इन्हीं कार्यों के लिए नियुक्त हुई हैं। युद्ध के लिए व्यापार एक अनिवार्यता रही। अभी तक जितने भी युद्ध व्यापार हुए, देश देशों के बीच पहले से अधिक शंका, कुशंका, भयोत्पादी क्रम में प्रभावित हुआ। यह संपूर्ण मानव का देखा हुआ तथ्य है। व्यापार और युद्ध के लिए द्रोह, विद्रोह अति अनिवार्य रहा। इस प्रकार युद्ध पूर्वक शोषण, व्यापार पूर्वक शोषण कार्यों को इस धरती पर देखा गया। जो अत्यधिक शोषण कर लेता है, उसे विकसित देश कहने स्वीकारने तक मानव जाति तैयार हो गई। जबकि युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह समाज रचना और समाज वैभव का सूत्र नहीं बन पाती है। इसलिए व्यापार और नौकरी में लगे हुए आदमियों से समाज रचना, समाज संरक्षण, समाज संतुलन, समाज नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का पूरक होना इस धरती पर देखा नहीं गया। यहाँ इन तथ्यों को उद्घाटित करने के मूल में आशय यही रहा कि हम मानव जाति किस प्रकार के प्रवृत्तियों के चंगुल में आ चुके हैं, जिसके फलस्वरूप मानव परेशान होता ही है। इसके साथ साथ धरती उजड़ने की ओर गति बन चुकी है। चाहे उपयोगिता विधि से हो, चाहे संग्रह विधि से हो, चाहे युद्ध के लिए हो, चाहे जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए, उनकी इस धरती से ही आपूर्ति होना, इसके लिए वन खनिज ही स्रोत है। धरती में जो कुछ भी वन खनिज बनी है, मानव के अवतरण के पहले से ही स्थिति में था और उसके अनंतर ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। मानव अपने को अखंड समाज के रूप में जीने की आवश्यकता सोचा ही नहीं है। फलस्वरूप जीव जानवरों के सदृश नस्ल रंग के आधार पर लड़ भिड़ कर अपनी बंदगी जितना करना था वह सब कर चुका। अभी इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक में देश देश के साथ कूटनीतिक व्यापारोन्मुखी शोषण तंत्र का मुद्दा यही है कि विकसित देश कहलाने वाले ऐसा कहलाने के लिए पैमानों को पहचाना गया है। अधिकाधिक सुवर्ण धातु जिस राष्ट्र कोष में संग्रहित हो चुका हो, उस देश का मुद्रा विकसित हो जाता है। यह व्यापार तंत्र का धन को पैदा करता है, सिद्धांत के आधार पर आधारित है। जिन जिन देश के राष्ट्र कोष में सुवर्ण धातु कम रहती है, उस देश की मुद्राएं अविकसित रहती हैं। दूसरे भाषा में ज्यादा मूल्यवान कम मूल्यवान हो जाता है, जबकि दोनों कागज ही रहता है।
दूसरा विकास का मापदंड समर शक्तियां, सामरिक सामग्री, सामरिक प्रयास जिन देशों में सर्वाधिक रहता है उसी को विकसित देश कहा जाता है। युद्ध से शोषण की चर्चा सुनने में मिलता ही है। इस शताब्दी में हुई युद्धों के सिलसिले में में भी शोषण, लूट खसोट की चर्चाएं जन वार्ताओं में देखा गया है। इन दो मापदंडों में जो विकसित देश हैं वह अब अन्य देशों के वन खनिज का उपयोग करने के लिए इच्छुक हो चुके हैं। इनके लिए सभी योजनाएं बन चुकी हैं। यहाँ उक्त तथ्यों का उल्लेख करने का आशय इतना ही है, जिन युद्ध, शोषण, द्रोह विद्रोह पूर्वक लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद की और सभी विधा में अग्रसर है, उसके लिए अंतविहीन साधनों की अपेक्षा मानव मात्र में होना देखा गया जा रहा है। इसकी आपूर्ति इस धरती से संभव नहीं है, इसलिए और भी संघर्ष और इसका स्पंदन दिखाई पड़ती है। अतएव इससे मुक्त होना सहज, सुंदर, सुखद, समाधान पूर्ण परंपरा बनानी ही है। इस विधि से हम इन तथ्यों के प्रति स्पष्ट हो चुके हैं कि वस्तुओं के आधार पर यानी रासायनिक, भौतिक, मानवाकांक्षा सम्मत व्यवस्था नहीं हो पाती है। यह जीवन जागृति मूलक विधि से ही संपन्न होना देखा गया है। जीवन में ही तुलन कार्यकलाप सहज रूप में ही संपन्न होने के कारण भौतिक, रासायनिक वस्तु संसार में प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ तुलन के कसौटी पर देखा जा सकता है, देखा गया है। न्याय, धर्म, सत्य को मानव चेतना पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान यानी धर्म, सहअस्तित्व, सहज परम दृष्टियों के आधार पर अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था को परंपरा के रूप में पाना सहज समीचीन है। बहुमुखी अभिव्यक्ति रूपी मानव सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही व्यवस्था और उसकी सार्वभौमता को प्रमाणित करने में सक्षम है। इसे योग्यता और प्राप्तता में प्रमाणित कर देना ही मानव परंपरा का प्रतिष्ठा है, क्योंकि जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल, अविनाशिता सहित नित्य समीचीन है। उसे व्यवस्थात्मक प्रणालियों के रूप में परिशोधित प्रवर्तित करने की आवश्यकता है। जी भैया। जी देवी। तो अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। अस्तित्व नित्य वर्तमान है, अस्तित्व स्थिर है। तो इसी को आगे बता रहे हैं। अस्तित्व सदा सदा होने के वैभववशी अस्तित्व नाम है। मतलब अस्तित्व का नाम है कि वो सदा सदा रहता है, नित्य वर्तमान रहता है। इसमें सहअस्तित्व विधि से संतुलन, नियंत्रण, संरक्षण, परिणाम, विकास, जागृति जैसी अभिव्यक्तियां सदा सदा रहता ही है। तो अस्तित्व में जो है ये संतुलन है, नियंत्रण है, संरक्षण है, परिणाम है, विकास है, जागृति, ये जैसी अभिव्यक्तियां सदा सदा रहता ही है। तो अस्तित्व बहुत बड़ा है। मतलब अगर हम अस्तित्व की कल्पना करते हैं तो कई बार अस्तित्व कितना है इसकी कल्पना नहीं होती है। हमारी धरती जैसी कितनी धरतियां हैं पता नहीं, लाखों अरबों कितनी धरतियां हैं, कुछ अविकसित हैं, कुछ विकसित हैं, है ना। तो जब इसका कल्पना करना होता है अस्तित्व का तो ये संभव नहीं है। और अस्तित्व में ये जो है ये सब, कुछ धरतियां विकसित होंगी, कुछ जागृत भी होंगी, कुछ अजागृत होंगी, कुछ जागृति क्रम में होंगी। इस तरह से अस्तित्व जो है सदा सदा वैभवित होता रहता है। मतलब वो नित्य वर्तमान है, वैभवित है। ऐसा कोई क्रियाकलाप को हम प्रस्तुत या कल्पना नहीं कर सकते जो अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसा कोई भी क्रियाकलाप या कल्पना हम में नहीं हो सकती जो अस्तित्व में नहीं है। तो अस्तित्व में जो है उसी के क्रियाकलाप को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी को कल्पना कर सकते हैं। अब रहा इस ग्रह गोल में हो, उस ग्रह गोल में हो न हो, यह स्थितियों के आधार पर किसी भाव की अपेक्षा में ही अभाव का कल्पना हो पाता है। हर अभाव देश काल ही है। तो ये है कि किसी ग्रह गोल में जो हम कल्पना कर रहे हैं वो होगा, किसी में नहीं होगा, है ना। और किसी स्थितियों के आधार पर ही भाव की अपेक्षा में अभाव की कल्पना, मतलब कहीं ये है कहीं नहीं होगा, इसी क्रम में ही अभाव की कल्पना जो है हो पाती है। तो अभाव जो है देश काल में है, अस्तित्व में नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वस्तु अस्तित्व में नहीं है। ये वस्तु है
पर किसी देश में हो सकता ना हो, और किसी देश में किसी काल में ना हो, किसी काल में रहा हो या किसी काल में हो जाए। तो ये जो अभाव है देश काल के अनुसार है, अस्तित्व में अभाव नहीं है। इस आधार पर कोई नया पुराने की बात नहीं हो पाती। नया पुराना के स्तर पर नित्य वर्तमान का भाव समीचीन रहता है। तो अस्तित्व में जो है कोई भी नया पुराना नहीं होता। अस्तित्व में हर चीज हर समय होती है। संपूर्ण भावों का स्वरूप ही अस्तित्व है। तो जो संपूर्ण भाव हैं, संपूर्ण वस्तुएं हैं, उनका स्वरूप ही अस्तित्व है। दूसरी विधि से ऐसे स्वरूप को अस्तित्व नाम दिया गया। मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में होने के कारण अस्तित्व को देखने, समझने, समझाने योग्य इकाई है। अभी तक जो कुछ भी अध्ययन के नाम से की गई है अथवा अध्ययन पूर्वक हाथ लगा है, यह सब अस्तित्व सहज अस्तित्व में ही हुआ है। अभी तक मानव ने जो भी अध्ययन पूर्वक मतलब भौतिक रासायनिक इकाइयों को समझा है, या जो भी मानव को समझने के लिए जो भी किया है या जो समझा है, वो सब जो भी है वो अस्तित्व सहज सहअस्तित्व में ही हुआ है। मतलब सहअस्तित्व के बाहर या अस्तित्व के बाहर जाके मानव कुछ समझ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर अध्ययन की कसौटी यही है, पूरकता, विकास, जागृति, उदात्तीकरण, प्रक्रिया प्रणाली अनुरूप रहने से इसके विपरीत कुछ भी किया जाता है, सर्वाधिक मानव परेशान होने से शुरुआत होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है, अध्ययन किस चीज का करें, अध्ययन किस दिशा में करें। तो यही है, हर अध्ययन का कसौटी यही है, पूरकता, विकास, जागृति, उदात्तीकरण, इनका अध्ययन करें। इसकी प्रक्रिया प्रणाली के अनुरूप हमारा अध्ययन हो तो ये मानव के लिए अच्छा है। इसके विपरीत जो भी किया जाता है उसमें सर्वाधिक मानव जो है परेशान ही होता है या परेशानी से शुरुआत होती है। जैसे युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह, क्रियाकलाप के लिए किया गया सभी प्रकार का प्रयास, उसमें एक से लेके अनेक मानव जो है दुखी और पीड़ित होते हुए दिखाई देते हैं। पीड़ाओं का उपचार उत्पीड़न विधि को अपनाने से युद्ध कर्म, युद्धाभ्यास, युद्ध कौशल, युद्ध तकनीकी की सामग्रियां बनते आया। तो युद्ध से जो पीड़ा हुई उसके उससे मुक्ति के लिए आदमी युद्ध की जो भी कोशिशें करता है, युद्ध के लिए जो भी प्रयास करता है, उससे जो है ये सब युद्ध की तकनीकी आदमी ने विकसित कर ली। आज की स्थिति में युद्ध और शोषण के लिए सर्वाधिक जनधन लगा हुआ है। इसके लिए दो विद्रोह, शोषण अति आवश्यक हुआ। इसलिए धरती की श्रेष्ठतम प्रतिभाएं इन्हीं कार्यों के लिए नियुक्त हुई। तो कितनी गंभीर और कितनी दुखदाई बात है कि जो है इस धरती पे जितनी श्रेष्ठतम प्रतिभाएं हैं, जिनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं, वो सब जो है युद्ध और शोषण के लिए ही सब शोध करने में और अध्ययन करने में उनका पूरा प्रतिभा का उपयोग किया गया है। युद्ध के लिए व्यापार एक अनिवार्यता रही। अभी तक जितने भी युद्ध व्यापार हुए, मतलब युद्ध करना है तो व्यापार करना ही पड़ता है, क्योंकि युद्ध के लिए कुछ सामग्री चाहिए, वेपन्स चाहिए, या कुछ ऐसे एलिमेंट चाहिए जो हम नहीं बना पा रहे हैं, तो किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे समुदाय से लेना हो। तो इस तरह से अभी तक जितने भी युद्ध व्यापार हुए, देशों के बीच पहले से अधिक शंका कुशंका भयोत्पादी क्रम में प्रभावित हुआ। तो जो भी युद्ध हुए, व्यापार हुए देशों के बीच में, आपस में परस्पर जो है शंका कुशंका और भय उत्पादन के क्रम में ही सब देश आपस में प्रभावित हुए हैं। यह संपूर्ण मानव का देखा हुआ तथ्य है। व्यापार और युद्ध के लिए द्रोह विद्रोह अति अनिवार्य रहा। इस प्रकार युद्ध पूर्वक शोषण, व्यापार पूर्वक शोषण कार्यों को इस धरती पर देखा गया। तो इस धरती पे अभी तक जो भी स्थितियां हैं उसमें सबसे ज्यादा युद्ध और व्यापार पूर्वक जो है इस धरती का शोषण होता हुआ दिखता है। जो अत्यधिक शोषण कर लेता है वो विकसित देश कहलाता है। ये हमको भी समझ में आता ही है कि विकसित देश किसको बोल रहे हैं। जो प्रकृति का या मानव का सबसे ज्यादा शोषण करके बैठा हुआ है वो जो है विकसित देश हो गया। जबकि
युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह, समाज रचना और समाज वैभव का सूत्र नहीं बन पाता। तो इससे जो है कोई सार्वभौम व्यवस्था या अखंड समाज या सुखी समृद्ध समाज बन जाएगा युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह से, ऐसा नहीं होता। इसलिए व्यापार और नौकरी में लगे हुए आदमियों से समाज रचना, समाज संरक्षण, समाज संतुलन, समाज नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों का पूरक होना इस धरती पर देखा नहीं गया। यहाँ इन तथ्यों को उद्घाटित करने के मूल में आशय यही रहा कि मानव जाति किस प्रकार के प्रवृत्तियों के चंगुल में आ चुका है, जिसके फलस्वरूप मानव परेशान होता ही है, इसके साथ साथ धरती उजड़ने की ओर गति बन चुकी है। तो यहाँ पे नागराज जी जो है इसकी ओर ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि जो भी विकसित राष्ट्र के नाम से, विकसित मानव के नाम से जितने लोग युद्ध कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं और युद्ध और व्यापार के लिए जो भी शोषण कर रहे हैं धरती का और मानव का, उसमें समाज का संरक्षण, समाज संतुलन, समाज नियंत्रण जैसी किसी भी चीज के लिए ये सब प्रवृत्तियां जो है पूरक नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से मानव किस तरह की प्रवृत्ति के चंगुल में फंस गया है, मतलब किस तरह के कुचक्र में फंस गया है, इसके फलस्वरूप मानव परेशान, मानव तो परेशान है ही, उसके साथ साथ जो है इस धरती को भी उजड़ने के लिए तैयारी कर लिया है, गति बन चुकी है। चाहे उपयोगिता विधि हो, चाहे संग्रह विधि हो, चाहे युद्ध के लिए हो, चाहे जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए, इनकी आपूर्ति धरती से ही होना है। वन और खनिज ही उसका स्रोत है। मतलब जो भी हमको उत्पादन करना है, जो भी करना है युद्ध के लिए, व्यापार के लिए या उपयोगिता के लिए, उसका एकमात्र स्रोत धरती ही है। धरती पे जो वन है और खनिज है वही एकमात्र स्रोत है। और यहाँ पे नागराज जी बोल रहे हैं कि ये जो धरती पे जितना वन और खनिज है, ये सब मानव के अवतरण से पहले ही धरती पे विकसित हो चुका था। इसके बाद ही मानव इस धरती पे अवतरण हुआ है। मानव अपने को अखंड समाज के रूप में जीने की आवश्यकता को सोचा ही नहीं। मतलब अखंड मानव, अखंड समाज के रूप में जीने के लिए सोचा ही नहीं मानव ने। इसलिए जीव जानवरों के सदस्य नस्ल, रंग के आधार पर लड़ भिड़ कर अपनी बंदगी जितना करना था सब कर चुका है। तो इस प्रकार इस सब समीक्षा से देखेंगे तो मानव जब से इस धरती पर अवतरण हुआ है, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 साल पहले से, तब से जो है अपनी बंदगी ही करा रहा है। कोई भी सार्थक परंपरा को और मानवीय परंपरा को विकसित करने में असमर्थ रहा। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से मानवीयता पूर्वक जिए होंगे, पर मानवीयतापूर्ण परंपरा जो है धरती पर या मानवीय समाज को स्थापित करने में अभी तक मानव जो है असमर्थ रहा। अभी इस 20वीं शताब्दी के 10वें दशक में देश देश के साथ कूटनीतिक, व्यापारोन्मुखी, शोषण तंत्र का मुद्दा यही है कि विकसित देश कहलाने वाले, ऐसा कहलाने के लिए पैमानों को पहचाना गया। मतलब विकसित देश किसको बोलेंगे, उसके पैरामीटर बना लिए गए हैं। जो जिनके पास ज्यादा से ज्यादा सोने का भंडार है, उसकी देश की जो मुद्रा को विकसित मुद्रा, मतलब ज्यादा महंगी मुद्रा मान लिया गया है, स्वीकार लिया गया है। यह व्यापार तंत्र का धन को पैदा करता है सिद्धांत के आधार पर आधारित है। जो व्यापार तंत्र का जो तरीका है वो धन को पैदा करता है, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो जिन जिन देशों के पास ज्यादा धन है उनके पास ज्यादा धन पैदा होता रहेगा। दूसरे भाषा में ज्यादा मूल्यवान कम मूल्यवान हो जाता है, जबकि दोनों कागज ही रहता है। यहाँ बाबा जी बोल रहे हैं कि जो कोष है देशों का स्वर्ण मुद्रा के आधार पर उसकी जो मुद्राएं हैं वो तो कागज की बनी हुई हैं। उन्हीं मुद्राओं को, जैसे डॉलर को हम ज्यादा मूल्यवान मान लेते हैं, और जो रुपए है या रुपए जैसी और जो मुद्राएं हैं उनको कम मूल्यवान मान लेते हैं, जबकि ये दोनों ही कागज ही रहता है। तो ये पहला जो विकास का जो वो था, जो पैरामीटर, वो मूल्यवान उसकी मुद्रा,
दूसरा विकास का मापदंड है समर शक्तियां, सामरिक सामग्री, सामरिक प्रयास जिन देशों में सर्वाधिक रहता है उसको विकसित देश कहते हैं। युद्ध से शोषण की चर्चा सुनने में मिलता ही है। इस शताब्दी में हुई युद्धों के सिलसिले में भी शोषण, लूट खसोट की चर्चाएं जन वार्ताओं में देखा गया। इन दो मापदंडों में जो विकसित देश है वह अन्य देशों के वन खनिज को उपयोग करने के लिए इच्छुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है, जो देश जिसके पास सामरिक शक्ति या सामरिक युद्ध करने की शक्ति ज्यादा है उसको विकसित देश मान लिया गया। और इसके लिए जो है युद्ध के चर्चाओं के साथ वो देश दूसरे देशों के साथ में लूट खसोट करते ही रहते हैं, है ना। और अब जो है दूसरे देश की, अपने देश के अलावा दूसरे देश की भी वन और खनिज को उपयोग करने के इच्छुक ऐसे विकसित देश दिखाई देते हैं। यहाँ उक्त तथ्यों का उल्लेख करने का आशय इतना ही है कि जिन युद्ध, शोषण, विद्रोह, द्रोह विद्रोह, युद्ध पूर्वक लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद की ओर सभी विधा में अग्रसर हैं, उसके लिए अंत विहीन साधनों की अपेक्षा मानव मात्र में होना देखा जा रहा है। तो इस प्रकार जितने भी द्रोह विद्रोह युद्ध हैं, लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद की जो आदमी के जो वो है, आकांक्षा है, कल्पना है, उसके लिए जो सामग्री है वो सब जो है, साधन जो है वो धरती ही है। इसलिए धरती में इतने लोगों के लिए, इस सब चीज के लिए धरती पे जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक न एक दिन इस संघर्ष से और इससे मुक्त होना पड़ेगा। अतएव इससे मुक्त होना सहज, सुंदर, सुखद, समाधानपूर्ण परंपरा बनानी ही है। तो इसलिए जो है समाधान की ओर और समृद्धि की ओर, अभय सहअस्तित्व की ओर मानव को अग्रसर होना आवश्यकता है। इस विधि से हम इन तथ्यों के प्रति स्पष्ट हो चुके कि वस्तुओं के आधार पर मानव आकांक्षा सम्मत व्यवस्था नहीं हो पाती। मतलब जो मानव आकांक्षा है सुख पूर्वक जीना, है ना, व्यवस्था में जीना, सुख समाधान पूर्वक जीना, ये जो है वस्तुओं के आधार पर, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की उपलब्धि के आधार पर ये संभव नहीं हो पाती। यह जीवन जागृति मूलक विधि से ही संपन्न होना देखा गया है। तो जो मानव आकांक्षा सम्मत जो व्यवस्था है वो जागृति मूलक विधि से ही मानव उस व्यवस्था में जीना संभव होगा, भौतिक रासायनिक आधार पर संभव नहीं होगा। जीवन में ही तुलन कार्यकलाप सहज रूप में संपन्न होने के कारण भौतिक रासायनिक वस्तु संसार में प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ तुलन की कसौटी पर देखा जा सकता है, देखा गया है। न्याय धर्म सत्य को मानव चेतना पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान, सहअस्तित्व, सहज परम दृष्टियों के आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को परंपरा में पाना सहज समीचीन है। तो जो प्रिय हित लाभ दृष्टि है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के आधार पर है, उससे कोई एक सार्वभौम व्यवस्था या मानव आकांक्षा सम्मत व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो मानव चेतना पूर्वक जो मानव में जो दृष्टियां विकसित होती हैं, न्याय धर्म सत्य रूपी दृष्टियां जो विकसित होती हैं, इसी आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को परंपरा में पाना समीचीन है। मतलब मानव की जो तुलन में जो जागृति है, न्याय धर्म सत्य रूपी तुलन जब विकसित होता है तभी जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्राप्त करना समीचीन है। बहुमुखी अभिव्यक्ति रूपी मानव सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही व्यवस्था और उसकी सार्वभौमता को प्रमाणित करने में सक्षम है। इसे योग्यता और पात्रता में प्रमाणित कर देना ही मानव परंपरा का प्रतिष्ठा है। तो मानव जो है बहुमुखी अभिव्यक्ति का धनी है। तो उसी क्रम में सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक जो है व्यवस्था को पा लेना और सार्वभौमता को प्रमाणित करने में सक्षम है। इसी योग्यता और पात्रता में प्रमाणित कर देना ही मानव परंपरा का प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार जो मानव परंपरा की प्रतिष्ठा है, उसकी सार्थकता है, वो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक व्यवस्था को पा लेना, उसको प्रमाणित कर लेना ही मानव की प्रतिष्ठा है।
क्योंकि जीवन में अक्षय शक्ति, अक्षय बल, अविनाशिता सहित नित्य समीचीन है, उसे व्यवस्थात्मक प्रणालियों के रूप में परिशोधित परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो मानव में जो जीवन शक्ति में अक्षय बल, अक्षय शक्ति जो निहित है, उसको, उसका जो उपयोग है व्यवस्थात्मक प्रणालियों के रूप में परिशोधित परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो अभी जो प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य रूपी जो उसमें मानव में जागृति पूर्वक परिशोधित कर लेना, प्रवर्तित कर लेना, मतलब उसकी जो प्रवृत्तियां हैं मानव की व्यवस्थात्मक प्रणालियों के रूप में, उसको स्थापित कर लेने की आवश्यकता है इस धरती पर, ताकि मानवीय परंपरा हो सके, और जो अमानवीयता है, जो युद्ध है, द्रोह है, शोषण है, लूट खसोट है, ये सबसे मानव जाति जो मुक्ति मिल सके, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। जी दीदी। जी भैया, इसको पढ़ लें आज, पूरा हो सकता है आगे। हाँ, पढ़ सकते हैं, आज इस पुस्तक को खत्म कर लेंगे, चर्चा जी थोड़ी ज्यादा लंबी चल जाएगी या कम कर लेंगे। जी भैया। हाँ। न्याय धर्म सत्य को स्वीकारने वाला, व्यंजित होने वाला, प्रमाणित होने वाला और प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाला मानव जीवन ही है। इस तथ्य को भले प्रकार से देखा गया है। प्रिय हित लाभ इस तथ्य को भले प्रकार से देखा गया है। प्रिय हित लाभानुवर्ती कार्यकलापों में व्यस्त हो रहते हुए भी न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति अपेक्षा कल्पना करता हुआ मानव को देखा जाता है। यही इस बात का द्योतक है। इंद्रिय सन्निकर्ष में प्रिय हित व्यंजनाएं होते हुए लाभ की कल्पना, अस्पष्ट आशा विचार इच्छा का क्रियाकलाप, लाभ की स्वीकृति को मानव में होना पाया जाता है। इसका अंतिम सर्वेक्षण हानि का अस्वीकृति, लाभ की स्वीकृति। उल्लेखनीय तथ्य यही है, अस्तित्व में लाभ हानि कोई विधि नहीं है, इसलिए कहीं लाभ होता है तो कहीं हानि हो ही जाता है। इसलिए आज तक लाभोन्मुखी व्यापार विधि से कोई संतुष्टि बिंदु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि मानव हर विधाओं में संतुष्ट होना चाहता है। इसलिए चाहना होने का विरोधी है। संपूर्ण क्लेश भ्रमवश ही हो पाता है। जीवन ही भ्रमवश शरीर को जीवन समझने का फलन है। जीवन को समझने के उपरांत भ्रमजाल कष्टों से मुक्त होने के लिए उपायों का सोचना स्वाभाविक है। इसी क्रम में यह अध्ययन के लिए प्रस्तुत किया गया है। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है, इसलिए लाभ हानि से मुक्त है, इसलिए नाश से मुक्त है। इस प्रकार अस्तित्व नित्य वर्तमान रूप में अपने यथास्थिति में बने रहने का वैभव स्पष्ट है। अस्तित्व में अविभाज्य मानव भी सहअस्तित्व में अनुभूत होना स्वाभाविक है। सहअस्तित्व में ही व्यवस्था का विधान है। विविधता के साथ ही जुड़ा हुआ परस्पर पूरकता सूत्र ही विधान है। ऐसा विधान नियति सहज रूप से नित्य प्रभावी है। यही सहअस्तित्व का प्रमाण है। इसका और प्रमाण ग्रह गोल एक दूसरे के पूरक होना, पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान अवस्था परस्पर पूरक होना ही है। पूरकता सहज विधि से अनुप्राणित होना रहना ही व्यवस्था सूत्र का आधार है। यह संवेदनशीलता संज्ञानशीलता का संतुलन रूप में कार्यरत होना देखा गया है। जानने मानने के रूप में संज्ञानशीलता को पहचान और पहचानने निर्वाह करने के रूप में संवेदनशीलता को हर मानव अपने में संपूर्ण मानव में पहचान सकता है। यही संवेदनाएं अर्थात पहचानने निर्वाह करने का प्रवर्तन क्रम में पूरकता विधि से अपने आप में चरितार्थ होती है। ऐसी चरितार्थता जीवन सहज अक्षय शक्तियों का ही वैभव है। इस क्रम में संपूर्ण मानव अपने को प्रयोजित कर पाना समीचीन है। इस क्रम में यह पता लगता है, समझ में आता है, मानवीयता पूर्ण आचरण के रूप में प्रमाणित हो जाता है कि मानव संचेतना अर्थात संवेदनशीलता संज्ञानशीलता में से जानना मानना पहचानना निर्वाह करना यह पूर्णतया मानव जागृत मानव सहज कार्यकलाप है। यह पूर्णतः जागृत मानव सहज कार्यकलाप है। जीवन ही संज्ञानीयता का, मानव ही संज्ञानीयता संवेदनशीलता का धारक वारक है। इस तथ्य को भले प्रकार से देखा गया है। निर्वाह करने की स्थिति में हर मानव द्वारा प्रमाणित होना आवश्यकता के रूप में देखा गया है। ऐसे प्रमाणीकरण के क्रम में ही न्याय धर्म सत्य प्रमाणित होना स्वाभाविक है। शरीर तंत्र में प्रधानता मेधस तंत्र ही सर्वोपरि सूक्ष्म तंत्र के रूप में देखने को मिलता है। मेधस तंत्र रचना
सर्वाधिक पुष्टि तत्व से बना हुआ दिखाई पड़ता है। यही जीवन विचारों के साथ साथ तंत्रित होना स्पष्ट होता है, क्योंकि जीवंत शरीर में ही मेधस तंत्र ही इसके क्रियाकलापों को करता हुआ देखने को मिलता है। इस रचना में कहीं भी ऐसी स्थली नहीं है जिसमें न्याय धर्म सत्य को बनाए रखें। इसी प्रकार हृदय तंत्र, फुफ्फुस तंत्र, आंत्र तंत्र, प्लीहा तंत्र, वृक्क तंत्र, मलाशय, गर्भाशय तंत्रों में इसे बनाए रखने का कोई स्थली नहीं है। और भी देखा गया, पांचों कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों में भी न्याय धर्म सत्य को पहचानने की स्थली कुछ भी नहीं है। इन तथ्यों से यह विदित हो जाता है कि जीवन शक्तियों से तंत्रित मेधस तंत्र द्वारा ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप संपन्न होता हुआ स्पष्टतया दिखता है। अतएव जीवन ही न्याय धर्म सत्य को जानता है, मानता है, पहचानता है, निर्वाह करता है। फलस्वरूप जीवन आकांक्षा रूपी सुख शांति संतोष आनंद भोगता है। ब्रह्मवशी शरीर को जीवन मानते हुए प्रिय हित लाभात्मक लाभात्मक प्रवृत्तियों में ग्रसित होते हुए स्वयं दुखी होता है, अन्य को दुखी बनाता है, नैसर्गिकता को भी अव्यवस्था में परिणित कर देता है। इस प्रकार से मानव अभी तक भ्रमित कार्यों को पूरा करने वाला है या कर चुका है। अब शेष जागृत कार्यों विचारों सहित सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज सूत्रों में सूत्रित होना ही है। यही मानव का सुखद सुंदर समाधान पूर्ण कार्य है। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सर्वफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। जी भैया। जी दीदी। न्याय धर्म सत्य को स्वीकारने वाला, व्यंजित करने वाला, प्रमाणित करने वाला और प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाला मानव जीवन ही है। तो इस पूरे अभी जो सुबह दीदी ने पढ़ा, इस पूरे 2 पेज में, 1.5 पेज में, एक तो इस चीज को प्रतिपादित कर रहे हैं नागराज जी कि मानव में जो न्याय धर्म सत्य के वहन करने वाला, उसको समझने वाला और उसको जीने वाला शरीर का कोई भी भाग नहीं है, जीवन ही है ना। तो जीवन को समझना जरूरी है। जीवन को जब हम समझेंगे तभी न्याय धर्म सत्य को भी हम समझेंगे। केवल मानव को एक जो मानव संरचना को समझ लेंगे, उसके आधार पर न्याय धर्म सत्य को नहीं समझ सकते। तो इस तरह से इसको बोल रहे हैं, न्याय धर्म सत्य को स्वीकारने वाला, व्यंजित होने वाला, मतलब उससे अभिव्यक्त होने वाला, प्रमाणित होने वाला, प्रमाणों को प्रस्तुत करने वाला मानव जीवन ही है। इस तथ्य को भले प्रकार से देखा गया है। प्रिय हित लाभानुवर्ती कार्यकलापों में व्यस्त रहते हुए भी न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति अपेक्षा कल्पना करता हुआ मानव को देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि प्रिय हित लाभ में मानव ग्रसित रहते हुए भी न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति उसमें रहती ही है। उसमें उसका अध्ययन नहीं होने के कारण, उसमें पारंगत नहीं होने के कारण उसमें जी नहीं पाता है, पर उसकी स्वीकृति रहती है, उसको अस्वीकार नहीं कर पाता है। इंद्रिय सन्निकर्ष में प्रिय हित व्यंजनाएं होती हुए भी लाभ की कल्पना, लाभ की स्वीकृति में मानव को होना पाया जाता है। इसका अंतिम सर्वेक्षण हानि का अस्वीकृति, लाभ की स्वीकृति। तो प्रिय हित लाभ के मतलब उसमें इंद्रिय सन्निकर्ष जो भी प्रिय हित लाभ के उसमें जो आदमी जीता है, उसमें आदमी लाभ को स्वीकारता है, हानि को स्वीकारता नहीं। उसी क्रम में नागराज जी बोल रहे हैं कि अस्तित्व में कोई लाभ हानि नहीं है ना। जब अस्तित्व के स्तर पे देखेंगे तो वहां पे उसमें कोई भी लाभ हानि नहीं है। और ये लाभ हानि रूपी जो है हमारा एक कल्पना है, एक भ्रमित मानसिकता है। और अगर एक किसी को लाभ हो रहा है तो किसी को हानि भी होगी। अगर अपन केवल मानव के अर्थ में बोलें तो अगर मेरे को लाभ हो रहा है तो किसी आदमी से ही लाभ होगा, किसी व्यक्ति का मैं शोषण करूंगा तो लाभ होगा, उसको हानि होगी। तो इस तरह से लाभ और हानि अस्तित्व में संतुष्टिदायक नहीं है, मतलब इससे किसी को भी संतुष्टि नहीं मिलती है ना। जबकि मानव हर विधा में संतुष्ट होना चाहता है ना। इसलिए चाहना होने का विरोधी है। तो संतुष्ट होना चाहता है और जो
चाहते हैं और लाभ हानि चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण क्लेश भ्रमवश ही होता है। तो भ्रमवश जो है लाभ हानि है, और उससे क्लेश मानव क्लेशित होता है। जीवन ही भ्रमवश शरीर को जीवन समझने का फलन है। जीवन को समझने के उपरांत भ्रम जाल कष्टों से मुक्त होने के उपायों को सोचना स्वाभाविक है। तो मानव जो है अपने आप को शरीर जब तक माना रहता है तब तक भ्रमित है, और उस भ्रम के कारण ही जो भी भ्रमित क्रियाकलाप करता है उसके कारण क्लेशित होता है। और उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि मानव अपने को जीवन स्वरूप में समझे, और जैसे ही जीवन स्वरूप में समझता है तो उसको ये भी समझ में आता है, ना अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है, इसलिए लाभ हानि से मुक्त है, इसलिए नाश से मुक्त है। इस प्रकार अस्तित्व का जो वैभव है ये जब समझ में आता है तो मानव को अस्तित्व की जो व्यवस्था का विधान है वो भी समझ में आता है, और उस क्रम में फिर लाभ हानि के बजाय जो है लाभ हानि के उसमें जो है परस्पर पूरकता का जो विधान है मानव को समझ में आता है। लाभ हानि की जगह परस्पर पूरकता समझ में आता है, और इस क्रम में उसको ये भी दिखाई देता है जब इतना समझ में आता है कि ग्रह गोल एक दूसरे के पूरक हैं, पदार्थ प्राण जीवावस्था और ज्ञानावस्था एक दूसरे के पूरक हैं, तो मानव मानव भी एक दूसरे का पूरक हो सकता है, ये उसको समझ में आता है। पूरकता विधि से प्रमाणित होना रहना ही व्यवस्था सूत्र का आधार है। तो जो जिस व्यवस्था की बात नागराज जी कर रहे हैं उसमें पूरकता सहज विधि से अनुप्राणित होना ही आवश्यकता है। अगर लाभ हानि और एक दूसरे को क्लेश विधि से देखेंगे तो वो व्यवस्था सूत्र बनता ही नहीं है, पूरकता विधि से ही बनेगा। यह संवेदनशीलता संज्ञानशीलता का संतुलन रूप में कार्यरत होना देखा गया है। और पूरकता जो है केवल संवेदनशीलता विधि से देखेंगे तो पूरकता कभी नहीं होगी, उसमें फिर प्रिय हित लाभ और ये सब ही दिखेगा। तो संज्ञानशीलता पूर्वक देखने से ही जो है मतलब संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता के उसमें देखेंगे तभी जो है पूरकता के रूप में हम एक दूसरे को देख पाएंगे और संपूर्ण अस्तित्व को समझ पाएंगे। ऐसी चरितार्था जीवन सहज अक्षत शक्तियों का ही वैभव है। तो ये जो पूरकता विधि से एक दूसरे को पहचानना निर्वाह करने का जो ये है, ये जो है जीवन सहज अक्षत शक्तियों का ही वैभव है ना। इस क्रम में संपूर्ण मानव अपने को प्रायोजित कर पाना समीचीन है। इस क्रम में यह पता लगता है, समझ में आता है, मानवतापूर्ण आचरण के रूप में प्रमाणित हो जाता है। तो इस प्रकार जो मानव समझता है, स्वीकारता है और जीता है अपने आप को संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता के संयुक्त रूप में, तो उसका जो आचरण है मानवतापूर्ण आचरण के रूप में प्रमाणित हो जाता है। और ये यही जो है मानव संचेतना अर्थात संज्ञानशीलता संवेदनशीलता के रूप में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना हो पाता है। ये सहज ही मानव का क्रियाकलाप संपन्न हो पाता है। जीवन ही संज्ञानिता का, मानव ही संज्ञानिता संवेदनशीलता का धारक वाहक है। इस तथ्य को भले प्रकार से देखा गया है। तो जीवन ही जो है संज्ञानिता और संवेदनशीलता का धारक वाहक है, इसको देखा गया है। और आगे के पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि मानव का शरीर का कोई भी तंत्र या कोई भी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया जो है इसके न्याय धर्म सत्य को जानता हो पहचानता हो या उसको समझता हो ऐसा नहीं दिखाई देता है ना। या उनमें न्याय धर्म सत्य के वाहक के रूप में कोई इंद्रियां हो या कोई हमारा तंत्र हो, मस्तिष्क तंत्र या जो भी तंत्र हैं शरीर में वो हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए ये स्पष्ट दिखाई देता है जीवन ही न्याय धर्म सत्य को जानता है, मानता है, पहचानता है और निर्वाह करता है। और फलस्वरूप जीवन आकांक्षा रूपी जीवन की जो आकांक्षाएं हैं सुख शांति संतोष आनंद उसको भोगता है। तो मानव ही अस्तित्व को जीवन को समझता है, स्वीकारता है, जानता मानता पहचानता निर्वाह करता है और सुख शांति संतोष आनंद को भोगता है। और भ्रमवश
ही शरीर को जीवन मानते हुए प्रीत लाभात्मक प्रवृत्तियों में ग्रसित होते हुए स्वयं को दुखी होता है, अन्य को दुखी करता है, नैसर्गिकता को भी अव्यवस्था में परिणित कर देता है। इस प्रकार से मानव अभी तक भ्रमित कार्यों में लगा रहा, भ्रमित कार्यों को पूरा करने वाला या पा चुका है। अब शेष जागृत कार्य विचारों सहित सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज सहित समाज सूत्रों से सूत्रित होना ही है, यही मानव का सुखद सुंदर समाधान पूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे नागराज जी बोल रहे हैं, अभी तक मानव ने जो भी किया, भ्रमित कार्यों को पूरा किया, जो भी किया, लेकिन अब जो है शेष जागृत कार्यों में विचारों सहित सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज सूत्रों से सूत्रित होना ही है, यही मानव का सुंदर सुखद समाधान पूर्ण कार्य है। इसी के लिए हम सबको प्रयास करना है, उसी प्रयास में सब लोग लगे हैं, और इस तरह से इस प्रयास का जो अंतिम परिणाम होगा, भूमि स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा, धर्म सफल होगा और नित्य ही शुभ का उदय होता रहेगा। जी दीदी। बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छे से हुआ और आज बहुत सारे बिंदु ध्यान में आए मेरे भी। खूब अच्छा कंप्लीट हो गया है ये। तो अभी चर्चा के लिए इसको ओपन कर सकते हैं। दीदी हाँ। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं भाई बहन, उनमें से कोई भी अपनी बात जिनको कुछ ध्यान में आई हो वो रख सकते हैं अभी। योगेश भैया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी दीदी। जी भैया, नमस्ते। नमस्ते, सभी को नमस्ते। दीदी वैसे तो जो है ना, बाबा जी ने इतनी सरल भाषा में ये जो है ये बताया है, और उसको बी आर भैया ने और सरल करके जी रखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे पास तो ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं बताने के लिए। बहुत बढ़िया व्याख्या किया, और बिल्कुल अपनी व्यवहारिकता से जुड़ी हुई बात। मतलब मैं कई बार जो है ये सोचता हूँ कि ये कम से कम मुझे लगता है 25-30 साल पहले लिखी गई बातें हैं, या तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और सोचा तो उससे भी पहले गया होगा। फिर भी आज के मतलब वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है वर्तमान, उससे इतना जो है वो जुड़ा हुआ दिखता है ना। तो समझ में आता है कि एक जागरूक आदमी कितना आगे सोच सकता है और कितना सटीक सोच सकता है। बिल्कुल जैसे 30-35 साल पहले बाबा जी ने ये लिखा होगा, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे आज ये जो है हम ये जी रहे हैं, ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। जी जी दीदी। तो बहुत जगह पर बहुत अच्छे से ध्यान गया, और बहुत बढ़िया रहा ये। फिर भी जो है अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं है कि जिस पर मैं बात करना चाहूँ। यदि आगे कोई संदर्भ निकलता है तो मैं जरूर अपनी बात रखूंगा। जी भैया, जी मेरा 2-3 बिंदुओं पे ध्यान गया, मैं सोचती हूँ मैं ही शेयर कर लेती हूँ पहले। एक तो जो मूल्यांकन सदा व्यवहार समाधान सहज ही होना देखा गया है, जो शुरू में पढ़ने में आया था, और ये कई बार आया है, लेकिन आज विशेष रूप से ध्यान गया कि मूल्यांकन का अर्थ समीक्षा नहीं है, और समाधान की अगर समझ ना हो तो मूल्यांकन पूरा हो भी नहीं सकता। और फिर पूरी बात उसमें ही आती है कि समाधान को हम किस रूप में देखते हैं। फिर इसको बाबा जी और जो आगे कह रहे हैं कि आ, मानव के रूप में जीना जो है वो कम से कम न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता और विनिमय सुलभता के साथ हो, तो क्रियापूर्णता जैसी स्थिति के साथ उसको रखा उन्होंने। और फिर बाद में जब व्यवस्था में भागीदारी होती है तो आचरण पूर्णता के साथ, जिसमें शिक्षा, संस्कार और अ, स्वास्थ्य संयम को रखा। तो ऐसे जब मैं इसको भैया पढ़ रहे थे तो मेरे ध्यान में आ रहा था कितनी बार अ, हम क्रिया पूर्णता को और आचरण पूर्णता को अपने अंदर देखने का, कि कौन सी स्थिति है जीवन में, क्या परिवर्तन होगा, अनुभव के बाद क्या स्थिति होगी तो हम यहाँ पहुंच पाएंगे। पर यहाँ उसका कितना व्यवहारिक स्वरूप रखा जा रहा है कि बाहर जीने के क्रम में ये कैसे दिखेगा, और इतना कम से कम हो तो फिर हम किसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान में आए।
फिर एक और जो बहुत ध्यान गया, आज गया, हमेशा ही आता है ये पॉइंट, जैसे अस्तित्व ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन अस्तित्व में अभाव कैसे नहीं है। जो हमको अभाव लगता है वो देश काल में ही है या देश काल का ही है। कोई चीज कोई वस्तु नहीं मिलती है तो वो उस देश और काल में ही नहीं है। बाकी अस्तित्व में कोई वस्तु ना हो या कोई ऐसी चीज नहीं हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सोच के अपने अंदर कितना सेटिस्फेक्शन, सुकून जैसा भाव आ रहा है। लेकिन ये बैठा नहीं है, जितने देर ये बात ध्यान में रहेगी तब तक तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही बैठ गया है। लेकिन ये बात कितनी गहरी है कि अस्तित्व में अभाव जैसी चीज नहीं है और संपूर्ण भाव ही अस्तित्व है। संपूर्णता के होने के भाव का पता चल जाए, वही अस्तित्व है। तो फिर पहचानने निर्वाह करने के क्रम में संवेदनशीलता है, इसी को और अगर अच्छे से फैला के उन्होंने रखा है आगे। और जानने मानने का जो पॉइंट है वो संज्ञानशीलता है। तो अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर संवेदनशीलता भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। ऐसे कई बिंदुओं पर मेरा आज ध्यान गया भैया, जब पढ़ रहे थे और समझा रहे थे, मतलब हम सबको शेयर कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से आज ध्यान गया। इसके लिए बी आर भैया का भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि आप एकदम सरल तरीके से रखते हैं तो अपने जीवन में की तरफ ध्यान चला जाता है। इतना ही मुझे जो बिंदुओं पे ध्यान गया वो शेयर करना था। और जी दीदी, कोई बहुत बढ़िया सर। और कोई भाई बहन जो शेयर करना चाहते हो? भैया प्रणाम। प्रणाम भाई। जी, सभी को नमस्ते। दीदी, आप जो मूल्यांकन नमस्ते वाला रख भैया। रहे थे, जी। नमस्ते दीदी। एक मूल्यांकन वाला जो आप रख रहे थे, एक बार फिर से थोड़ा सा रखेंगे क्या? जो मूल्यांकन सबसे पहले जो शुरुआत में जो पहले जी 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 हाँ, उसको एक बार और रखिए ना। भैया, वो एक लाइन आई ना, मूल्यांकन समाधान के साथ ही हो सकता है। जी आ, वो मतलब अगर मेरे अंदर समाधान की समझ नहीं है कि हर स्थिति में समाधान क्या होगा, न्याय क्या होगा, तो मैं मूल्यांकन किसी व्यक्ति का, किसी स्थिति का कैसे कर पाऊंगी, अपना खुद का कैसे कर पाऊंगी। मतलब अ, समस्या के साथ मूल्यांकन नहीं हो सकता, कोई घटना हो गई उसके साथ नहीं हो सकता। इस तरह से मैं इसको देख रही थी। जी जी समाधान मतलब समझ, नियम की समझ और उस समय जो घटना प्रक्रिया हो रही है उसकी समझ, और जो मूल नियम है उसकी समझ, उसके साथ ही हो सकता है। तो उसके बिना, इन सब की समझ के बिना अगर हम मूल्यांकन सोच रहे हैं तो वो पूरा होगा नहीं। उसमें कुछ ना कुछ अपने जो पहले से मान्यताएं हैं या पहले से अपना कुछ पूर्वाग्रह है वो जुड़ ही जाएगा, अपने डर जुड़ जाएंगे। ऐसा मैं राइट इसको देख रही थी। राइट। जी, तो दीदी जो पहले जो और लाइनें आ रही थी कि सही का ही मूल्यांकन होता है और जी अ, गलत की समीक्षा होती है, जैसा ऐसा जी जो, तो वही वही फिर से स्थापित, वही वही बात फिर से आ रही है। और जी वाकई मतलब वो जो पुरानी लाइन है ना, भैया लोग भी बोलते ही हैं, समस्याओं के समाधान नहीं होते, समाधान की रोशनी में समस्याएं हल होती है। बिल्कुल। जी। तो मैं भी ये, ध्यान ऐसा ही भैया, जितने मतलब जी वैसे जी, चला गया। जी। नहीं एकदम ठीक है दीदी। हाँ, उस पे आप जब पढ़ रहे थे तो मेरा भी उसमें थोड़ा सा गया था ध्यान। हम्म, बिल्कुल ठीक हो गया दीदी। जी, बहुत बढ़िया दीदी। मुझे भी एक बात पे और बढ़िया, हमेशा मतलब बार बार ध्यान जाता ही है। और मेरे को ये बहुत हमेशा टचिंग लगती है कि अ, ये लाइन आज फिर से आई ना कि मैं अस्तित्व का अविभाज्य रूप हूँ, मानव के रूप में। अस्तित्व में अविभाज्य रूपी मानव ज्ञानावस्था में होने के कारण इस अवस्था में से के लिए सार्थकता को प्रमाणित करने में समर्थ भी है। जी तो ये जो अविभाज्य रूप है मानव, मतलब मैं इसको मतलब बार बार मतलब ये बात पे बहुत गहराई से विश्वास करने की मेरे को जरूरत है कि मैं अस्तित्व का अविभाज्य
अंगभूत मतलब पार्ट एंड पार्सल हूँ। हम्म, तो बिल्कुल मतलब वो, और मेरा कोई रोल निश्चित है, ये बार 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 रोज मेरे को विस्मित हो जाता है रोज के क्रियाकलापों में, जो पुरानी आदतें हैं। पर इस पे रोज रोज ध्यान बना रहने से, और मेरे को क्या करना है, मेरा क्या रोल है, हम्म, एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, वो बात रोज ध्यान करने की है, ऐसा लगता है दीदी। और अभी अभी जो पुरानी आदत थी मेरी भी देखने की, कि मैं जब अस्तित्व जब बोलता था तो अपने से बाहर की सीमा में शुरू करता था देखना, हम्म, बाकी सब चीजों को देखता था, अपने आप को उसमें अस्तित्व में शामिल करके नहीं देखना हो पाता था। अभी हम्म, भी देखना हो पा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास बार बार बना हुआ है, रोज अपने आप को उसमें हथौड़ा मारना है अपने अपने ऊपर, और उसका प्रयास बना के रखना है कि मैं इस पूरे अस्तित्व का अंगभूत हूँ, मेरे साथ ही मेरे होते हुए ही बोलने में बनता है कि अस्तित्व है करके। हम्म। जी। तो इस बात को बहुत बहुत ध्यान से देखना है दीदी। बहुत जी, सुंदर भैया। मेरा 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 भी ऐसे ही ध्यान जा रहा है दीदी। जी हाँ। जी। जी तो राजा, जी जी भैया। अस्तित्व का भाग होने का अर्थ ये है, जैसे हम परिवार का भाग रहते हैं तो जी परिवार की हमारी जिम्मेदारी होती है ना। जी परिवार को सुखी समृद्ध बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वैसे बिल्कुल, अस्तित्व या धरती का मैं भाग हूं, तो धरती को सुखी समृद्ध बनाए रखना मेरी जवाबदारी है। और एकदम सारे भैया। सारे मानव जो हैं इसके, वो हमारे, वो हैं मतलब हमारे ही, वो है एक मतलब परिवार का हिस्सा हैं। हाँ ऐसा भाव अपने आप आने लगता है जब अस्तित्व का आदमी को ज्ञान हो जाता है, जीवन ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा भाव अपने आप आता है। इसीलिए जो निर्विरोधिता की स्थिति जिसको बोलते हैं ना, जी मतलब किसी भी आदमी से कोई विरोध नहीं है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। निर्विरोधिता की स्थिति या स्नेह की स्थिति आ जाती है। वही जो है जागृत मानव की, वो है एक स्थिति है। इसलिए वो जी अस्तित्व में जो भी है वो सबको अपना ही मानता है, इसीलिए वो पूरक हो पाता है। अदरवाइज पूरकता जो है बोलने में आसान है, पूरकता कहाँ हो हाँ भैया। पाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। पूरकता उस होने शब्द का, रूप में, हाँ, हाँ भैया, वही वही जो मैं बोला ना, कि मतलब वो पूरकता मतलब वो अपने अपने को तो जैसा हम मतलब अपनी आदतों में डाल के रखे हुए हैं उससे बाहर नहीं होना चाहते। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ कि मतलब उसमें उससे बाहर निकलने का मन नहीं होता है या ध्यान नहीं जाता है, और बाद में बाकी सबको पूरा मतलब वो सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा सोचता हूँ। ऐसे सोच। वो होने वाला नहीं है। इसलिए पूरकता के लिए मानव का निर्विरोध होना, जी सबसे स्नेह होना, ये आवश्यक है। और ये बिना बोध हुए, मतलब जीवन ज्ञान अस्तित्व दर्शन का बोध हुए बिना ये संभव नहीं। जी भैया। भैया इसके बहुत आगे सुंदर बोला था। बात है भैया। बहुत ही सुंदर कि बिना स्नेह का भाव हुए, और ये स्नेह का भाव कैसे आएगा जब सबके साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे। और जी वो जी कब होगा जब मैं अस्तित्व का भाव हूँ। तो ये इतना सुंदर आपने इसको कनेक्ट किया, बहुत सुंदर। भैया मैं ग्वालियर से सुरेंद्र सक्सेना। जी ये भैया। अब इसके साथ ही ये भी बोला था कि मेरा अस्तित्व में एक निश्चित रोल है। तो वो उसके उसको वो सब मानव का एक ही रोल है कि अलग अलग रोल है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। भैया अस्तित्व में जो रोल, तो जो भी है, पर जो सार्थकता है, हमारे रोल की जो सार्थकता है, वो मानवतापूर्ण आचरण है ना। मानव जी। जिसके लिए मानव इकाई जो अस्तित्व में है, उसकी सार्थकता इसी में है कि वो मानवतापूर्ण आचरण पूर्वक जिए, मानवतापूर्ण आचरण को अभिव्यक्त करे, संप्रेषित करे, प्रमाणित करे। यही सार्थकता है, यही उसका सार्थक रोल है। अभी तो कुछ भी रोल कर रहा है आदमी, रोल मतलब जो जीना है, तो अभी तो कुछ भी जी रहा है, पर जो सार्थक रोल है वो तो यही है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण क्रियापूर्णता के
बाद होता है कि साथ में पहले भी हो जाता है? साथ ही साथ होता है भैया, दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ, क्रिया पूर्णता तब तक नहीं होगा जब तक मानवतापूर्ण आचरण में आदमी जीना शुरू नहीं करेगा। देखिए, आज ही के उसमें एक वो आया है कि जब हम मानवतापूर्ण आचरण को, जीवन ज्ञान को, अस्तित्व दर्शन को समझ लेते हैं, बोध हो जाता है, तो उस जीने के क्रम में ही अनुभव होता है हमको, है ना। और दूसरा जो है, ये कई बार हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, जैसे हम बोलते हैं जीवन का साक्षात्कार हो जाए, है ना, अस्तित्व का साक्षात्कार हो जाए, तो क्या हम कुछ भी उटपटांग करते रहेंगे और जीवन का साक्षात्कार हो जाएगा? हाँ, पहले नहीं होगा। नहीं होगा ना। आदमी को देखिए, इसीलिए बाबा जी बोल रहे हैं, माने हुए को जान लो, जाने हुए को मान लो। तो पहले जो जिसने जाना है, जैसे बाबा जी ने जाना है, उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और उस स्वीकार करने के बाद में वैसा हमको अपने विचारों को, अपने प्रवृत्तियों को, अपने क्रियाकलाप को, अपने आचरण को उसके अनुरूप करना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे मानवतापूर्ण आचरण में अपने आप जीने में, मतलब पूरी तरह से नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, पर प्रयास करते रहेंगे। उसी को अभ्यास बोला है। तो अभ्यास में हमारे मानसिक रूप से भी अभ्यास करना है और शारीरिक रूप से भी मानवतापूर्ण आचरण का अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास क्रम में ही हमको जीवन का साक्षात्कार होगा। मतलब मानवतापूर्ण जीना हमारा अभ्यास क्रम में ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद ही हमको जागृति होगी, और जागृति के बाद जो है मानवतापूर्ण आचरण प्रमाणित हो जाएगा। ऐसा इसका अच्छा, प्रोसेस है। हाँ, ठीक है भैया। अच्छा, एक बात आई थी, परिवार मानव और स्वायत्त मानव। तो परिवार मानव तो वो है जो मानव परिवार में रहते हुए मूल्य चरित्र नीति के अनुसार अपना जीवन जीता है। तो और स्वायत्त मानव का क्या क्रियाकलाप है? स्वायत्त मानव का अर्थ भैया जागृत मानव है। तो जागृत अच्छा, मानव ही परिवार मानव हो पाता है, ऐसा इसको ले सकते हैं। स्वायत्त मानव कोई अलग व्यवस्था तो नहीं है? नहीं नहीं, स्वायत्त मानव का मतलब है विकसित मानव, जागृत मानव। जागृत मानव। हाँ जागृत। हाँ, ठीक बात है भैया, उसमें थोड़ा अगर जुड़े तो, है ना। हम्म, स्वायत्त मानव को 5 सद्गुणों से संपन्न मानव के रूप में भी जो है बताया गया है ना? श्रेष्ठता की पहचान, और स्वयं में विश्वास, फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक। सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबी। इस रूप में भी जो है स्वायत्त मानव को बताया गया है। जो BR भैया ने कहा वो ही ठीक है। स्वायत्त मानव के बाद जो है उसमें परिवार मानव की योग्यता बनती है ना। और उसके अच्छा, आधार पे फिर अगर सामाजिक समाज मानव, उसके आधार पर व्यवस्था मानव। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं भैया, स्वायत्त मानव के और बाद। ये बताया आपने, स्वयं में विश्वास कैसे होगा, स्वयं इसके में लिए क्या कंडीशन है? ये तीन ज्ञान के आधार पर, अस्तित्व अच्छा, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान समझ में आने के आधार पर स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता की पहचान, है ना, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, और व्यवसाय में स्वावलंबी। उस रूप में जो है स्वायत्त मानव के उसको बताया है। नहीं, स्वयं में विश्वास। हाँ, वो समझदारी के आधार पर। अच्छा।